नमस्कार। हेलो स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 8 सोशल साइंस यूनिट 2 ब्रिटिश रूल इन इंडिया 1757 टू 1857। इस यूनिट में हम अंग्रेजों का जो भारत में शासन रहा था उसके जो पहले 100 साल थे 1757 से 1857 तक उसके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले इंट्रोडक्शन में हमें जो यूनिट 1 में हम पढ़ चुके हैं उसका रिवाइज दिया गया है। आफ्टर द बैटल ऑफ प्लासी द ब्रिटिश रिमूव्ड मीर जाफर एंड मेड मीर कासिम द नवाब। तो जैसा कि हम बैटल ऑफ प्लासी के बारे में पढ़ चुके हैं कि बैटल ऑफ प्लासी पहला युद्ध था जो कि अंग्रेजों ने भारत में जीता था, और वो भी बंगाल जैसी बहुत ही इंपॉर्टेंट जगह पे। तो बैटल ऑफ प्लासी के समय में तो सिराज उद दौला बंगाल के नवाब थे। सिराज उद दौला को हटाने के बाद जो 1757 में प्लासी का युद्ध जीता गया था, उस समय पर मीर जाफर को बंगाल का नवाब बना दिया जाता है। लेकिन उसके 3 साल के बाद ही 1760 में अंग्रेजों ने मीर जाफर को भी बंगाल की गद्दी से हटा दिया और मीर कासिम को वे बना देते हैं बंगाल का नया नवाब। But during his rule, the British resisted him for conducting tax-free private trade in Bengal. लेकिन मीर जाफर के बाद जब मीर कासिम बंगाल का नवाब होता है, उस समय पर मीर कासिम के साथ भी अंग्रेजों की इतनी नहीं बनती। उस समय पर भी अंग्रेजों को नवाब से कई सारी दिक्कतें होने लगती है, क्योंकि अंग्रेज वहां पर चाहते थे कि वे लोग बंगाल में टैक्स फ्री व्यापार करें। अगर आप क्लास 8 के स्टूडेंट हो और आपको इतना ज्यादा आइडिया नहीं है कि ये लोग टैक्स फ्री व्यापार करने के लिए इतना ये सब क्यों कर रहे थे, कि ये लोग टैक्स फ्री व्यापार करने पे इतना भार क्यों दे रहे थे, क्योंकि आजकल भी आप देखो तो हर एक चीज जो हम खरीदते हैं तो हर एक चीज पर टैक्स लगा होता है। जैसे आप अगर एक 10,000 का मोबाइल फोन भी खरीदने जाते हैं तो उसकी बेस प्राइस अराउंड 6,000 या 7,000 रहती है। 10,000 के फोन पे भी करीबन 3,000 तो सरकार टैक्स वसूलती है। अगर वही फोन 6 या 7 हजार में आप खरीद पाओ तो जाहिर सी बात है ज्यादा से ज्यादा लोग वो फोन खरीदेंगे। पर क्योंकि सरकार उस पे भी 3,000 का टैक्स ले रही है, तो कम लोग ही होंगे जो 10,000 का फोन खरीद पाएंगे। अगर वो फोन 7,000 में बिकता तो ज्यादा लोग खरीदते, उससे कंपनी को फायदा होता। तो इस तरह से चाहे आप बाइक खरीदो, चाहे आप कार खरीद रहे हो, हर एक चीज पर आपको बहुत सारा टैक्स देना पड़ता है। अगर आप 5 लाख की कार खरीद रहे हो तो उस कार की जो ओरिजिनल प्राइस होगी वो करीबन 3.5 लाख होगी, उस पर भी करीबन 1.5 लाख तो टैक्स चला जाता है। तो इस तरह से जो हर एक चीज पर टैक्स लगता है उससे जो कंपनी का सामान है वो भी कम बिकता है। तो अंग्रेज तो यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा व्यापार करना चाहते थे। अगर वे कोई चीज बेच रहे हैं, अगर वो कम प्राइस में बिक रही है क्योंकि उस पर टैक्स नहीं लग रहा, तो ज्यादा से ज्यादा चीजें बिकेंगी, उससे कंपनी का तो बहुत सारा फायदा होगा। हालांकि गवर्नमेंट को कोई भी टैक्स नहीं जाएगा, पर अंग्रेजों को नवाब के पास टैक्स जा रहा है कि नहीं, नवाब लोगों के लिए काम कर पा रहे हैं कि नहीं, उन सब बातों की कहाँ पड़ी थी। वो लोग तो चाहते थे कि उनकी जो कंपनी थी ईस्ट इंडिया कंपनी, वो ज्यादा से ज्यादा यहाँ पर व्यापार कर सके, और वो जो सारा मुनाफा होता था उससे वो लोग ज्यादा पैसे कमा सके। तो क्योंकि अंग्रेज बंगाल में टैक्स फ्री व्यापार करना चाहते थे, पर मीर कासिम जो कि नवाब थे उनको भी तो टैक्स चाहिए। अगर इस तरह से सरकार हमसे जो हर एक चीज पर टैक्स लेती है, उसी से तो सरकार लोगों के लिए भी काम कर पाती है। चाहे लोगों के लिए रोड्स बनाने हो, हॉस्पिटल्स स्कूल्स बनाने हो, या फिर और भी कई सारी जो योजनाएं हैं जो सरकार के द्वारा लोगों के लिए चलाई जाती हैं। तो जो टैक्स हम पे करते हैं वो सरकार चलाने के लिए और सरकार को लोगों के लिए काम करने के लिए भी बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो मीर कासिम जो कि नवाब थे, उनको भी तो लोगों के लिए काम करने के लिए टैक्स चाहिए। अब जब ईस्ट इंडिया कंपनी और ये जो अंग्रेज थे वो लोग टैक्स देने के लिए ही राजी नहीं थे, तो जाहिर सी बात है फिर से एक बार नवाब मीर कासिम और जो ईस्ट इंडिया कंपनी के अंग्रेज थे, इन लोगों के बीच में फिर से अनबन हो जाती है। So the British fought war against him. The British won the Battle of Buxar.
और यही जो बंगाल में टैक्स फ्री व्यापार करने के लिए अंग्रेजों को जो परमिशन चाहिए थी, तो जब उन्हें वो परमिशन देने के लिए नवाब राजी नहीं हुए, तो ईस्ट इंडिया कंपनी और ये जो अंग्रेज थे उन्होंने डिसाइड किया कि क्यों ना नवाब के खिलाफ ही एक और फाइनल युद्ध लड़ लिया जाए। और उसी के बाद हम देखते हैं कि बंगाल के नवाब मीर कासिम और ब्रिटिशर्स के बीच में बैटल ऑफ बक्सर लड़ी जाती है। और उस युद्ध में नवाब की ओर से जो तीन सेनाएं साथ मिलकर लड़ी थी, उस संयुक्त सेना को अंग्रेजों की सेना ने हरा दिया था। बंगाल के नवाब के साथ मुगल एम्परर शाह आलम और अवध के नवाब शुजाउद्दौला भी लड़े थे। इन तीनों की सेना मिलाकर करीबन 50,000 की सेना थी, जबकि दूसरी ओर अंग्रेजों के पास सिर्फ 7,000 की सेना थी। फिर भी अंग्रेजों ने अपने पास जितने भी हथियार थे, जो भी असला बारूद था, उसका सही से इस्तेमाल किया और बैटल ऑफ बक्सर में अंग्रेजों की जीत होती है। आफ्टर दैट क्लाइव मेड अ ट्रीटी विथ नवाब ऑफ अवध एंड मुगल एम्परर। और बैटल ऑफ बक्सर में क्योंकि अवध के नवाब और जो मुगल शहनशाह थे, ये लोग भी बंगाल के नवाब के साथ मिलकर अंग्रेजों के विरुद्ध लड़े थे। जब वो लोग हार गए, तो उसके बाद अंग्रेजों के जो उस समय पर जनरल हुआ करते थे रॉबर्ट क्लाइव, उन्होंने एक ट्रीटी बनाई, एक संधि की अवध के नवाब के साथ और मुगल एम्परर के साथ। According the treaty, the Nawab of Awadh agreed to pay 50 lakh rupees to the company, and the company paid an annual amount of 26 lakh rupees to the Mughal Emperor Shah Alam II। और ये जो अंग्रेजों की अवध के नवाब और मुगल एम्परर के साथ ट्रीटी या संधि हुई, उसके अनुसार अंग्रेजों ने क्योंकि नवाबों की सेना को हरा दिया था, तो उस युद्ध में जितना भी खर्चा हुआ था, उसके जुर्माने के तौर पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और अंग्रेजों ने अवध के नवाब के पास से करीबन 50 लाख रुपए डिमांड किए। और क्योंकि नवाब तो हार गए थे, तो नवाब रेडी हो जाते हैं ये जो 50 लाख रुपए थे, ये अंग्रेजों को देने के लिए। दूसरी ओर रॉबर्ट क्लाइव ने मुगल एम्परर के साथ ये ट्रीटी की कि जो ब्रिटिशर्स थे, वो लोग मुगल शहनशाह, जो कि उस समय पर शाह आलम द्वितीय हुआ करते थे, उनको एन्युअली यानी कि हर साल 26 लाख रुपए पे किया करेंगे। तो आप यहाँ पर देखो कि एक और तो ये लोग अवध के नवाब के पास से 50 लाख रुपए ले रहे हैं युद्ध के जुर्माने के तौर पर दूसरी ओर ये लोग मुगल शहनशाह को खुद पैसा दे रहे हैं, वो भी 26 लाख रुपए हर साल। तो अंग्रेज बिना वजह मुगल शहनशाह को 26 लाख रुपए हर साल देने के लिए तो राजी नहीं हुए होंगे। उसके बदले में जाहिर सी बात है उन्हें भी कुछ मिल रहा होगा। तो उसका भी एक रीजन था। इन रिटर्न द दीवानी पावर, सिविल पावर ऑफ बंगाल, बिहार एंड ओडिशा had to be handed over. On August 12, 1765, the East India Company was given the civil power of Bengal by the Mughal Emperor, and the British began to gain political power in India। तो ये जो 26 लाख रुपए अंग्रेज हर साल मुगल शहनशाह को देने के लिए राजी हुए थे, उसके बदले में उन्हें मिल जाते हैं दीवानी राइट्स यानी कि सिविल पावर्स ऑफ बंगाल, बिहार एंड ओडिशा। दीवानी राइट्स यानी कि सिविल पावर्स क्या होते हैं? इसका मतलब ये है कि लोगों पे जितना भी टैक्स लगाया जाता था, हर एक चीज पे से जितना भी टैक्स कलेक्शन होता था, वो अब अंग्रेजों के हाथों में चला जाता है। मुगल एम्परर तो वैसे भी युद्ध में हार चुके थे, तो वो इतने ताकतवर भी नहीं रहे थे। तो अंग्रेजों ने उनके पास से लोगों पे जितना भी टैक्स कलेक्शन किया जाता था, वो सारी सत्ता अपने हाथ में ले ली। आज के समय भी आप देखो, हम एक छोटी सी पेन खरीदने जाते हैं, उससे लेकर जो कार लोग खरीदते हैं, हर एक चीज पर लोगों के द्वारा टैक्स पे किया जाता है। तो इस तरह से तो जो चीजों पे टैक्स लगाया जाता है, उससे कितना ज्यादा पैसा सरकार के पास आता होगा। तो यह जो सारा पैसा था, जो कि पहले नवाब के पास जाया करता था या मुगल एम्परर के पास जाया करता था, वो सारा पैसा अब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों में जाने वाला है। अब इतना सारा टैक्स का पैसा अंग्रेजों के पास आएगा, तो जाहिर सी बात है वो उसमें से 26 लाख रुपए हर साल मुगल शहनशाह को तो देने के लिए राजी हो गए थे। और उसके बाद तो जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं
कि जो मुगल शहनशाह थे शाह आलम सेकंड, उनके द्वारा रॉबर्ट क्लाइव को 12 अगस्त 1765 को बंगाल, बिहार और ओडिशा के सिविल राइट्स यानी कि जो दीवानी पावर थी वो दे दी जाती है। और इस तरह से ब्रिटिशर्स बहुत ज्यादा ताकतवर हो जाते हैं, क्योंकि अब उनके पास बहुत ज्यादा टैक्स का पैसा भी आने वाला था और वो एक साथ 3 राजाओं को भी हरा चुके थे। इन तीनों प्रदेश पर उनका इनडायरेक्ट कंट्रोल भी हो जाता है। और इसी के बाद हम देखते हैं कि ब्रिटिशर्स की इंडिया में पॉलिटिकल पावर यानी कि जो राजकीय सत्ता थी अंग्रेजों का भारत में, जो इनडायरेक्ट रूल होता है यानी कि इनडायरेक्टली जो शासन की सत्ता उनके हाथों में आ जाती है, उसकी भी शुरुआत होती है। तो अब हम देखते हैं कि एक बार जब 1765 में 1765 में अंग्रेजों के पास बंगाल, बिहार और ओडिशा के दीवानी राइट्स आ जाते हैं, यानी कि लोगों से जो टैक्स वसूलने का काम था वो अंग्रेजों के पास आ जाता है। उसके बाद अंग्रेजों ने वहां के लोगों पे और जो किसान थे उनकी जमीन पे किस तरह के टैक्स लगाए थे, उसके बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे। सबसे पहले हमें यहाँ पर कुछ इंफॉर्मेशन दी गई है। In 1772, a new system was introduced in Bengal to increase the company's revenue. Contracts were made with izaredars to collect land revenue. The highest bidder was given the monopoly to collect land revenue. अब 1765 में अंग्रेजों के पास दीवानी राइट्स आ चुके थे। उसके कुछ समय बाद 1772 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल में अपने रेवेन्यू को बढ़ाने के लिए, अपनी इनकम को बढ़ाने के लिए एक नए सिस्टम की शुरुआत की थी। और इस व्यवस्था के अनुसार वहां का जो लैंड रेवेन्यू कलेक्ट किया जाता था, जो किसान थे उनकी जमीन पे से जितना भी टैक्स कलेक्ट किया जाता था, उसके लिए उन्होंने कुछ लोगों को वहां पर नियुक्त किया था। अब ये जो लोग थे वो लोग इजारेदार कहे जाते थे। कई सारा जो प्रदेश होता था, तो अलग अलग प्रदेशों में अलग अलग इजारेदार को वहां का टैक्स कलेक्शन करने की सत्ता दी जाती थी। अब किस व्यक्ति को यह काम दिया जाए, इसके लिए जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, ये लोग इजारेदार को इकट्ठा करते थे और वहां पर बोली लगाई जाती थी। और जो भी इजारेदार कहता था कि मैं सबसे ज्यादा टैक्स लाकर दूंगा, उसी इजारेदार को वहां पर टैक्स कलेक्ट करने के लिए परमिशन दी जाती थी। यह जो कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट था, ये इजारेदार के साथ करीबन 5 साल का हुआ करता था। तो 5 साल तक वही इजारेदार वहां पे जितने भी किसान थे उनकी जमीन पे टैक्स कलेक्ट करता था और उसी में से वो कंपनी को टैक्स पहुंचाया करता था। अब ये जो इजारेदार होते थे वो किसानों से टैक्स वसूलते थे और वो कंपनी को पहुंचाते थे। अब इजारेदार भी तो बहुत बड़ी बोली लगाकर यह कॉन्ट्रैक्ट हासिल करते थे, तो उनको भी कंपनी को बहुत सारा टैक्स पे करना पड़ता था जो कि किसानों की तरफ से आता था। पर वो बीच में खुद का फायदा भी तो सोचेंगे, तो इसके लिए वो लोग किसानों पे ज्यादती करते थे। वो बहुत ज्यादा टैक्स वसूलते थे ताकि खुद के कमाई के लिए भी उनको उसमें से पैसा मिल पाए। तो इससे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को तो पैसा मिल रहा था, इजारेदार्स भी कमा रहे थे। पर जो फार्मर्स थे उनको इससे बहुत ज्यादा दिक्कतें झेलनी पड़ती थी। इन दिस सिस्टम द वर्ड फार्मर वॉज यूज इन द डॉक्यूमेंट फॉर इजारेदार्स, हेंस दिस सिस्टम वॉज कॉल्ड फार्मिंग सिस्टम। और यह जो सारी व्यवस्था थी, उसके जो डॉक्यूमेंट्स थे, उसमें जो इजारेदार लोग किसानों से टैक्स वसूलते थे, तो इजारेदार लोगों के लिए फार्मर वर्ड यूज किया गया था डॉक्यूमेंट्स में। जबकि जो रियल फार्मर्स एक्चुअली फार्म में काम करते थे, जो किसान खेत में काम करते थे, ना तो उनके कल्याण के लिए कोई ध्यान दे रहा था, ना ही किसान की भलाई का कोई सोचता था। दूसरी ओर उल्टा इजारेदार लोगों के लिए फार्मर वर्ड यूज किया गया था और यह जो सारी व्यवस्था थी उसको फार्मिंग सिस्टम कहा जाता था। द इजारेदार्स ओनली एम इन दिस सिस्टम वॉज टू जनरेट मोर इनकम, सो द पीजेंट्स वर एक्सप्लॉइटेड। और इजारेदार लोगों का तो जाहिर सी बात है यही एम होगा, उनका मकसद तो वही होता था कि वो ज्यादा से ज्यादा पैसा टैक्स के तौर पर इकट्ठा करे फार्मर्स से। उसमें से जितने पैसे उसने बोली के समय कंपनी को देने के लिए बताए थे, उतने पैसे वो कंपनी को दे दिया करते थे और जो बाकी पैसा होता था वो अपने लिए भी निकाल लेते थे। जबकि जो फार्मर्स थे उनके लिए कुछ भी नहीं बचता था। वो बहुत ज्यादा मेहनत करते थे
इतना जो क्रॉप्स था, जो भी पाक होता था वो उगाते थे, बेचते थे, जो भी पैसा आता था तो बहुत सारा उनका पैसा तो टैक्स देने में चला जाता था। तो यहाँ पर कंपनी का जरूर फायदा हो रहा था, इजारेदार का भी फायदा हो रहा था, पर किसानों का बिल्कुल भी फायदा नहीं हो रहा था, क्योंकि इजारेदार का मुख्य मकसद तो ज्यादा से ज्यादा टैक्स वसूलना ही होता था, जिसकी वजह से जो पीजेंट्स यानी कि जो फार्मर्स या जो किसान होते थे, उनका एक्सप्लॉइटेशन हो रहा था, यानी कि उनका शोषण किया जा रहा था। When this practice became unbearable, some reforms were required. Cornwallis was appointed as the Governor General of India to bring about some changes. और जब यह जो व्यवस्था थी वो एकदम अनबेरेबल यानी कि असह्य हो गई, किसानों का बहुत ज्यादा शोषण हो रहा है, वो सही से खेती तक नहीं कर पा रहे, फिर भी उनको टैक्स देना पड़ रहा है, जिसकी वजह से लोगों में बहुत ज्यादा असंतोष देखने को मिल रहा था। जब परिस्थिति बहुत ज्यादा खराब हो गई तो उसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी ने यह जो इजारेदार का सिस्टम था इसको एंड करने का डिसीजन लिया, और उसके बाद जो भारत के नए गवर्नर जनरल बनाए जाते हैं, चार्ल्स कॉर्नवालिस, उनको इंडिया में भेजा जाता है ताकि वो इस व्यवस्था में कुछ चेंजेस कर कर एक नई व्यवस्था बनाए लैंड रेवेन्यू कलेक्ट करने के लिए। लैंड रेवेन्यू सिस्टम्स ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल। तो अब हम देखते हैं कि अंग्रेजों ने जब भारत में किसानों पे और उनकी जमीन पे टैक्स कलेक्शन की शुरुआत की थी तो उसके लिए उन्होंने कौन कौन सी व्यवस्थाएं बनाई थी। सबसे पहले हम देखते हैं परमानेंट सेटलमेंट के बारे में। परमानेंट सेटलमेंट in 1793, when Cornwallis was the Governor General, a permanent settlement was introduced in India. कॉर्नवालिस यहाँ पर 1784 में आए थे, और 1793 में जब कॉर्नवालिस भारत के गवर्नर जनरल हुआ करते थे, उस समय पर उन्होंने परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम इंट्रोड्यूस किया था इंडिया में। और जो ये लैंड रेवेन्यू का नया सिस्टम की उन्होंने शुरुआत की थी तो उसमें कौन कौन सी व्यवस्थाएं थी। द लैंड लॉर्ड वॉज गिवन द राइट ओवर द लैंड एंड लैंड रेवेन्यू। ही हैड टू एक्ट एज एन एजेंट ऑफ द गवर्नमेंट। अब जितना भी सारा टैक्स कलेक्शन करना था किसानों पे, उनकी जमीन पे, तो क्योंकि किसान तो बहुत सारे थे तो कंपनी को ये लगता था कि हर एक किसान से सेपरेटली टैक्स कलेक्शन करने में तो बहुत ज्यादा काम बढ़ जाएगा, तो क्यों न कुछ चुनिंदा लोगों को चुना जाए। तो उन्होंने ये जो सारा टैक्स कलेक्शन का काम था ये जमींदारों को दे दिया। अब जमींदारों की संख्या कम होती थी, वे अपने एरियाज में जितने भी किसान थे उन पे से टैक्स कलेक्ट करके गवर्नमेंट को दे सकते थे। तो इस व्यवस्था के अनुसार जो लैंड लॉर्ड्स यानी कि जो जमींदार थे, उनको वहां की जमीन पे मालिकाना हक दे दिया गया था। इसके पहले वहां पर जितनी भी जमीन थी उसके मालिक वहां पर जो किसान खेती करते थे वही हुआ करते थे, पर जो कि गवर्नमेंट थी वो किसानों से कभी भी जमीन ले सकती थी। तो उन्होंने इस बार ये जो सारा जमीनों पे मालिकाना हक था, द राइट ओवर द लैंड, वो सारा वहां के लैंड लॉर्ड्स यानी कि जमींदारों को दे दिया गया। और वही लैंड लॉर्ड्स वहां पर टैक्स कलेक्शन भी कलेक्ट किया करते थे, और किसान जो भी खेती करते थे उनकी जितनी भी जमीन थी उस पे से जितना भी टैक्स आता था वो कलेक्ट करके वे लोग गवर्नमेंट को दे देते थे। तो इस तरह से ये जो जमींदार थे, लैंड लॉर्ड्स थे, वो लोग गवर्नमेंट के एजेंट के तौर पर काम किया करते थे। जैसा कि आप यहाँ पर पिक्चर में भी देख सकते हैं कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी और जो पीजेंट्स यानी कि जो किसान खेती करते थे उनके बीच में जमींदार हुआ करते थे। जमींदार किसानों से टैक्स कलेक्ट करते थे और वही टैक्स वे ब्रिटिश गवर्नमेंट को पहुंचाया करते थे। द लैंडलॉर्ड हैड टू डिपॉजिट 9 out of 10 parts of the land revenue to the government and keep 1/10 part as remuneration. अब ये जो लैंडलॉर्ड्स जितना भी टैक्स कलेक्ट करते थे उन किसानों से, तो 10 में से 9 हिस्सा उसको गवर्नमेंट को देना पड़ता था, और जो 10th पार्ट होता था, जो एक हिस्सा होता था, वो उनके रिम्यूनरेशन यानी कि उनके मेहनताना के तौर पर वो अपने पास रख सकते थे। मान लो जैसे कि अगर वो फार्मर्स थे, उनके पास से जमींदार 1000 रुपीज टैक्स के तौर पर कलेक्ट कर रहे हैं, तो 900 रुपया वो ब्रिटिश गवर्नमेंट में जमा करेंगे, और जो 100 रुपया थे वो अपने मेहनताना के तौर पर अपने पास रख सकते थे।
तो इस तरह से गवर्नमेंट को भी टैक्स जा रहा था और जमींदार को भी अपने काम के लिए मेहनताना मिल जाता था। दिस मेथड एक्सप्लॉइटेड फार्मर्स बिकॉज दे हैड टू गिव द फिक्स्ड रेवेन्यू टू द लैंडलॉर्ड। अब ये जो परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम था, इसमें व्यवस्था ऐसी थी कि जो किसान थे उनको एक फिक्स्ड अमाउंट हर साल लैंडलॉर्ड को देना पड़ता था। चाहे ज्यादा बारिश की वजह से उनकी खेती बर्बाद हो जाए या जब बारिश नहीं होती थी तब भी जो फार्मिंग थी वो खराब हो जाती थी, तो ऐसी परिस्थितियों में भी उन्हें टैक्स पे करना पड़ता था। अगर 1,000 रुपया एक किसान को देना पड़ रहा है, तो चाहे उसको खेती में फायदा हो या ना हो, चाहे उसकी फसल बर्बाद हो जाए या सही हो, उसको फिक्स्ड अमाउंट लैंडलॉर्ड को देना ही पड़ता था। द लैंडलॉर्ड एनी हाउ कलेक्टेड रेवेन्यू एंड ऑपरेस्ट देम। तो ये जो जमींदार थे, चाहे किसान की फार्मिंग अच्छी हो या ना हो, वो किसी भी तरीके से चाहे जोर जुलम करके भी वो लोग किसानों से वो टैक्स वसूलते थे, जिसकी वजह से जो फार्मर्स थे उनको बहुत ज्यादा सहन करना पड़ता था। एक तो उसकी फसल बर्बाद हो जाए, दूसरी ओर उसको टैक्स भी पे करना पड़े, तो अपने खुद के खाने के लिए भी उनको बहुत ज्यादा दिक्कतें उठानी पड़ती थी। The landlord had to deposit fixed amount as per contract every year to the government. However, the permanent settlement was in favor of the landlords. अब ये जो जमींदार किसानों से टैक्स वसूलते थे, तो उन्हें भी तो गवर्नमेंट को हर साल फिक्स्ड रेवेन्यू देना पड़ता था। इसीलिए वे लोग जोर जबरदस्ती करके भी किसानों से टैक्स वसूलते थे। हालांकि ये जो सारी व्यवस्था थी वो लैंडलॉर्ड्स के फेवर में ही थी। इससे जमींदारों को भी फायदा हो रहा था, किसानों का तो किसी भी तरह से कोई भी फायदा नहीं था। इनिशियली द लैंडलॉर्ड्स हैड टू पे फिक्स्ड अमाउंट ऑफ रेवेन्यू। लैंड ऑफ दोज हु कुड नॉट पे द रेवेन्यू वाज कन्फिस्केटेड एंड लेटर द लैंडलॉर्ड्स स्टार्टेड बाइंग द लैंड। तो जो जमींदार थे उन्हें भी टैक्स कलेक्ट करके एक फिक्स्ड रेवेन्यू, एक फिक्स्ड अमाउंट ब्रिटिश गवर्नमेंट को देना होता था। अगर 100 किसान है, उन 100 किसानों पे एक जमींदार टैक्स वसूल रहा है, तो उसका फिक्स्ड कॉन्ट्रैक्ट होता था गवर्नमेंट के साथ कि वो लोग इन 100 किसानों से 1,00,000 रुपया इकट्ठा कर कर हर साल गवर्नमेंट को दे दिया करेंगे। ये अमाउंट हम एग्जाम्पल के तौर पर बता रहे हैं। उस समय पर उस समय की परिस्थिति के अनुसार डिफरेंट अमाउंट हो सकता था। तो वो जो 100 किसान थे, अब उनकी फसल चाहे अच्छी हो ना हो, अब जमींदार को तो कैसे भी करके वहां से उनसे टैक्स वसूलना है, ताकि वो 1,00,000 रुपया गवर्नमेंट को भी जमा कर सके। और उसी में से जो कुछ हिस्सा होता था वो अपने मेहनताना के तौर पर भी वो लोग रख सकते थे। तो सरकार के द्वारा जमींदारों को कंट्रोल किया जाता था, जबकि जमींदार जो थे वो किसानों को कंट्रोल करते थे। अगर जमींदार सरकार को टैक्स नहीं दे पाता था, तो सरकार भी उससे मालिकाना हक छीन कर किसी और जमींदार को वो लैंड रेवेन्यू कलेक्ट करने का काम दे देते थे। जबकि जो लैंड ओनर्स थे, जबकि जो लैंड लॉर्ड्स थे, वो लोग भी किसानों से टैक्स वसूल करते थे। और अगर किसान रेवेन्यू पे नहीं कर पाता, तो किसानों की जमीन जब्त करके ये जो जमींदार थे वे उसके बाद खुद से टैक्स पे किया करते थे गवर्नमेंट को। पर इस तरह से उनके पास इनकम भी तो आ रही थी। तो बाद में चलकर ये जो जमींदार थे उन्होंने भी कई सारी जो जमीन थी वो किसानों से खरीदना भी चालू कर दी थी। द गवर्नमेंट वॉज नॉट इंटरेस्टेड इन द प्रोग्रेस ऑफ फार्मर्स। एज अ रिजल्ट देर वर मेनी रिवोल्ट्स ऑफ फार्मर्स इन बंगाल। Bengal, which was once considered Ann-Bhandar granary, it became impoverished. अब जो सरकार थी उसको किसानों की भलाई में कोई भी इंटरेस्ट नहीं था। किसानों का विकास हो या ना हो, उनकी प्रोग्रेस हो या ना हो, ब्रिटिश गवर्नमेंट का तो मेन मकसद यही था कि उनके पास ज्यादा से ज्यादा लैंड रेवेन्यू आता रहे। और इसका नतीजा ये आया कि जो किसान थे, क्योंकि उनको बहुत ज्यादा सहन करना पड़ता था, उनको बहुत ज्यादा टैक्स भी पे करना पड़ता था, उनके घर पे खुद के खाने के लिए उनको दिक्कतें आने लगी एक समय पर, जिसकी वजह से किसानों में बहुत ज्यादा असंतोष की भावना हमें देखने को मिलती है। और इसी का नतीजा है कि आगे चलकर बंगाल में किसानों के कई सारे रिवोल्ट्स यानी कि कई सारे विद्रोह भी होते हैं। और किसानों की इस तरह से हालत खराब होने की वजह से बंगाल, जो कि एक समय पर अन्न भंडार कहा जाता था,
हम ये बात पहले आपको बता चुके हैं कि जो बंगाल का प्रदेश था वो उस समय पर सिर्फ भारत के ही नहीं, दुनिया के सबसे समृद्ध प्रदेशों में से एक माना जाता था। वहां पर हमें रिवर्स देखने को मिलती है। उसके अलावा जो सी कोस्ट है, जो समंदर का किनारा है, वो भी पास में है। तो वहां के किसान समृद्ध हुआ करते थे। वो बहुत ज्यादा प्रोडक्शन करते थे। और वो जो सारा क्रॉप्स होता था, जो खेती का प्रोडक्शन होता था, वो पूरे देश में और दुनिया भर में सप्लाई किया करते थे। तो बंगाल जो कि एक समय पर इतना ज्यादा समृद्ध था, वो देश का अन्न भंडार कहा जाता था। ग्रेनरी यानी कि जहां पर बहुत ज्यादा अनाज स्टोर किया जाता है। तो यह जो अन्न भंडार कहा जाने वाला बंगाल था, वो इम्पोवरिस्ट यानी कि कंगाल हो जाता है। वो बहुत ज्यादा वहां के किसान जो थे वो गरीब हो जाते हैं। तो परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम भी कुछ सालों तक चलती है, लेकिन क्योंकि ये भी इतनी सफल नहीं रहती, इससे तो एक और किसानों की हालत भी बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। दूसरी ओर एक समय पर आकर जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, उनको भी लगने लगता है, क्योंकि इसमें फिक्स्ड रेवेन्यू है। तो किसी साल अच्छी फसल होती है तो भी वो टैक्स नहीं बढ़ा सकते। तो सरकार को भी लगता था कि उनका भी लॉस हो रहा है, क्योंकि उसके अलावा गवर्नमेंट और किसानों के बीच में जो जमींदार थे, जो कि किसानों से टैक्स वसूल करते थे, तो उनको भी सैलरी देनी पड़ती थी। ये जितना भी लैंड रेवेन्यू आता था, उसका कुछ हिस्सा सरकार को, जमींदारों को भी देना पड़ता था। और दूसरी ओर किसानों की स्थिति भी समय के साथ और ज्यादा खराब होती जा रही थी। तो इन सब कारणों की वजह से परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम भी सफल नहीं हो पाती है। तो अब हम देखते हैं रयतवाड़ी सिस्टम के बारे में। इन द अर्ली 19th century, in 1820, the Rayotwadi system was introduced in the provinces of Mumbai and Madras. तो 19th सेंचुरी की शुरुआत में, यानी कि 1820 में, यह जो रयतवाड़ी सिस्टम थी उसकी शुरुआत की गई थी मुंबई और मद्रास, जिसका की नाम चेन्नई भी है। तो मुंबई और मद्रास के कुछ प्रदेशों में इसकी शुरुआत की गई थी। It was introduced by Thomas Munro. At that time, he was the governor of Madras, that is Chennai. और रयतवाड़ी सिस्टम की शुरुआत थॉमस मुनरो के द्वारा की गई थी, और वो उस समय पर मद्रास यानी कि चेन्नई के गवर्नर हुआ करते थे। इससे पहले जो हमने कॉर्नवालिस के बारे में बात की, वो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया हुआ करते थे। उसके अलावा ब्रिटिशर्स की इंडिया में जो 3 और प्रोविंस थे, जैसे कि कलकत्ता, मुंबई और मद्रास, तो इन तीनों प्रोविंसेस के अलग अलग गवर्नर हुआ करते थे। तो थॉमस मुनरो जो कि चेन्नई के गवर्नर थे, उन्होंने रयतवाड़ी सिस्टम की शुरुआत की थी। इन दिस सिस्टम द टीलर ऑफ द लैंड वॉज मेड द ओनर ऑफ द लैंड। और इस व्यवस्था के अनुसार कि जो भी किसान उस जमीन पर खेती करता था, उसी को उस जमीन का मालिक बना दिया गया था। क्योंकि इसके पहले सिस्टम ऐसा था कि जो परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम था, उसमें जो जमींदार होते थे, उनको जमीन का मालिकाना हक दे दिया गया था, जबकि जो किसान थे वो केवल एक मजदूर बनकर रह गए थे। लेकिन रयतवाड़ी सिस्टम में सरकार ने डिसाइड किया कि क्यों न सीधे जो किसान है उनसे सीधा संपर्क बनाया जाए। परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम को बंद करके रयतवाड़ी सिस्टम शुरू करने के पीछे कई रीजन थे। एक रीजन तो ये भी था कि जो परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम था, वो मेनली बंगाल, बिहार और ओडिशा में उसकी शुरुआत हुई थी। पर बंगाल और बिहार के एरियाज में तो पहले से जमींदार हुआ करते थे। पर जब कुछ वर्षों के बाद अंग्रेजों ने दक्षिण भारत में भी कई सारे प्रदेश जीत लिए थे, तो वहां पर ट्रेडिशनली देखा जाए तो पहले से जमींदार का सिस्टम नहीं हुआ करता था। वहां पर जमींदार नहीं हुआ करते थे, तो गवर्नमेंट किससे संपर्क बनाती? क्योंकि इसके पहले तो ब्रिटिश गवर्नमेंट अपने और किसानों के बीच में जमींदारों को रखती थी। जब दक्षिण भारत में जमींदार ही नहीं थे, तो वो भी एक कारण बना कि एक नए सिस्टम की शुरुआत हुई। उसके अलावा जैसे कि पहले हमने बात करी कि जितनी भी इनकम आती थी किसानों के पास से, उस रेवेन्यू में से वो जो जमींदार होते थे, उनको भी कुछ हिस्सा देना पड़ता था सैलरी के तौर पर। अब ये जो ब्रिटिश ऑफिसर्स थे, वो हिस्सा भी जमींदारों के साथ शेयर नहीं करना चाहते थे। इसीलिए इन्होंने ये जो रैयत वर्ड है, रैयत यानी कि जो प्रजा है, जो किसान है, उनसे सीधा संपर्क बना रहे। और क्यों न सीधा किसान से टैक्स लिया जाए,
कि जो बीच में जैसे जमींदार जैसे और लोग हुआ करते थे, उनके बजाय ब्रिटिश गवर्नमेंट और किसानों का सीधा संपर्क बनाते हुए उन्होंने रयतवाड़ी सिस्टम की शुरुआत की थी। द फार्मर हैड टू पे लैंड रेवेन्यू एज पर द कंडीशन ऑफ द गवर्नमेंट। अब यह जो रयतवाड़ी सिस्टम थी, इसमें भी जो फार्मर्स होते थे यानी कि जो किसान होते थे, उन्हें गवर्नमेंट की शर्तों के अनुसार टैक्स पे करना पड़ता था। गवर्नमेंट जो तय करती थी उसी हिसाब से उतना ज्यादा टैक्स किसानों को पे करना होता था। दिस प्रैक्टिस डिड नॉट हैव एनी बेनिफिट इन द लैंड ओनरशिप बिकॉज ऑफ दिस रीजंस। फर्स्ट, एक्सेसिव लैंड रेवेन्यू। अब रयतवाड़ी सिस्टम में भी अंग्रेजों ने आगे चलकर कुछ ऐसी व्यवस्था बना दी कि एक बार को लगे कि किसानों के पास अपनी जमीन का मालिकाना हक वापस आ गया, लेकिन उसका कुछ भी फायदा होते हुए नहीं दिख रहा था, जिसके पीछे कुछ रीजंस थे जो कि हमें यहाँ पर दिए गए हैं, जिसमें कि सबसे पहला है एक्सेसिव लैंड रेवेन्यू। यानी कि किसानों की जो जमीन होती थी, उनके खेतों में जो खेती होती थी, तो उस पे सरकार बहुत ज्यादा लैंड रेवेन्यू कलेक्ट करती थी। अंदाजन हम उस समय की बात करें तो किसानों का जितना भी प्रोडक्शन होता था, उस पे ब्रिटिश गवर्नमेंट 33% से लेकर 55% तक का टैक्स लगाती थी। अगर एवरेज 50% भी सरकार टैक्स ले रही है, एक तो किसान मेहनत करे, वो पूरा साल दिन रात मेहनत कर कर जितना भी क्रॉप्स हो उसको ग्रो करे, और जब फसल तैयार हो जाती थी, अगर किसान उसको बेचकर आता है, अगर 10,000 का वो फसल बिकता है, तो उसमें से 50% करीबन 5,000 रुपया तो गवर्नमेंट टैक्स के तौर पर ले लेती थी। अब इतना ज्यादा टैक्स लिया जाता था, तो किसानों को किस तरह से फायदा हो सकता था। उसके बाद सेकंड रीजन है, द गवर्नमेंट हैड द राइट टू इंक्रीज लैंड रेवेन्यू वेन एवर इट वॉन्टेड। तो दूसरा रीजन यहाँ पर यह है कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, वो कभी भी इस लैंड रेवेन्यू को बढ़ा सकते थे। अगर एक समय पर किसानों को अपनी फसल की इनकम का 33% देना पड़ रहा है, अगर किसी साल गवर्नमेंट को ये लगी कि इस साल फसल ज्यादा अच्छी हुई है, तो उस साल वो लोग 55% तक वसूल करते थे। तो ये तो किसानों के साथ ज्यादती थी। गवर्नमेंट जब चाहे तब टैक्स बढ़ा दिया करती थी, जबकि परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम में ऐसा नहीं था। उस समय पर फिक्स रेवेन्यू हुआ करता था। पर रयतवाड़ी सिस्टम में क्योंकि फिक्स रेवेन्यू नहीं था, इसीलिए सरकार जब चाहे, चाहे वो हर साल बढ़ाना चाहे, तब भी वो लैंड रेवेन्यू बढ़ा सकते थे। उसके बाद थर्ड रीजन हम देखें, वेदर द क्रॉप फेल्ड और डिस्ट्रॉयड, द रयत हैड टू पे द लैंड रेवेन्यू। और तीसरा रीजन हमें यहाँ पर दिया गया है कि जो किसानों की फसल होती थी, चाहे वो बर्बाद हो जाए या अच्छी फसल ना हो, तब भी जो रयत यानी कि जो प्रजा है, जो किसान है, उनको टैक्स पे करना ही पड़ता था। कई बार जैसे अभी मॉनसून का सीजन चल रहा है, तो कई बार बहुत ज्यादा बारिश हो जाती है। कई बार ऐसे भी दिन हम देखते हैं कि जब फसल को पानी की जरूरत होती है पर बारिश ही नहीं हो रही होती, तो किसानों के लिए ये सब जो परिस्थितियां हैं, उनसे डील कर पाना ही मुश्किल होता है। और ऐसी परिस्थिति में अगर फसल बर्बाद हो जाती है, क्रॉप पूरी तरह से फेल हो जाता है या डिस्ट्रॉय हो जाता है, उसके बाद भी उनको अगर बहुत सारा टैक्स पे करना पड़ता है, तो जाहिर सी बात है कि जो किसान थे, उनको लैंड ओनरशिप में कोई भी फायदा नहीं हो रहा था। तो इस तरह से रयतवाड़ी सिस्टम, जिसमें कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने गवर्नमेंट और किसानों के बीच में जो सीधा संपर्क बनाया था रेवेन्यू कलेक्शन के लिए, लेकिन यह व्यवस्था भी इन कुछ कारणों की वजह से फेल हो जाती है। उसके बाद हम देखते हैं महालवारी सिस्टम के बारे में। महालवारी सिस्टम वॉज इम्प्लीमेंटेड इन नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंसेस एंड सम रीजन्स ऑफ सेंट्रल इंडिया। तो यह जो महालवारी व्यवस्था थी, उसको भारत के उत्तर और पश्चिम के प्रदेशों में, तो इन सारे एरियाज में इसको लागू किया गया था। द ब्रिटिश ऑफिसर नेम्ड होल्ट मैकेंजी इंट्रोड्यूस्ड द महालवारी सिस्टम इन 1822। और भारत में महालवारी सिस्टम की शुरुआत करने वाले ब्रिटिश ऑफिसर कौन थे, तो उनका नाम यहाँ पर दिया गया है होल्ट मैकेंजी, जिनका आप यहाँ पर पिक्चर भी देख सकते हैं और आप ध्यान में रख सकते हैं एग्जाम के पर्सपेक्टिव से भी। तो 1822 यानी कि 1822 में होल्ट मैकेंजी ने भारत के उत्तर और पश्चिम, उसके अलावा जो सेंट्रल इंडिया है, उन प्रदेशों में
महलवारी सिस्टम की शुरुआत की थी। द टर्म महल वॉज यूज्ड फॉर अ विलेज और अ ग्रुप ऑफ विलेजेस इन द ब्रिटिश रेवेन्यू रिकॉर्ड्स। तो ब्रिटिशर्स के जो रेवेन्यू के लिए जो रिकॉर्ड्स हुआ करते थे, उनमें महल शब्द का उपयोग वो लोग एक गांव के लिए या ग्रुप ऑफ विलेजेस, यानी कि जो गांव का समूह होता था, उनके लिए किया करते थे। यानी कि जो एक गांव होता था या जो गांवों का समूह होता था, उनको वो लोग महल कहा करते थे। अकॉर्डिंग टू दिस सिस्टम, द यूनिट फॉर कलेक्टिंग रेवेन्यू वॉज नॉट अ फार्मर्स फार्म बट द एंटायर विलेज और इट्स कलेक्टिव लैंड। और महलवारी सिस्टम के अनुसार जो टैक्स कलेक्शन होता था, वो हर एक सेपरेट किसान के खेत से नहीं होता था। वो इकट्ठा एक पूरे गांव में या फिर जो कुछ ग्रुप ऑफ विलेजेस होते थे, तो इतने सारे गांवों की जो इकट्ठा जमीन होती थी, उस पे से इकट्ठा वो टैक्स लैंड रेवेन्यू वसूला जाता था। यानी कि रैयतवाड़ी सिस्टम में जो हर एक किसान से गवर्नमेंट टैक्स वसूलती थी, वो सिस्टम बंद कर दिया और महलवारी सिस्टम में पूरे विलेज पे वो लोग एक साथ पूरा का पूरा जमीन का टैक्स वसूल कर रहे हैं। इन दिस मेथड, लैंड रेवेन्यू वॉज डिटरमाइंड बाय सर्वेइंग द विलेज एंड टेकिंग इनटू अकाउंट द इनकम ऑफ द फार्म और फार्म प्रोड्यूस ईटीसी। और इस महलवारी व्यवस्था के अनुसार वो जो किसान है, उनकी जमीन पे या उनकी खेती पे कितना टैक्स कलेक्ट करना है, कितना रेवेन्यू कलेक्ट करना है, वो किस तरह से डिसाइड किया जाता था। तो वो लोग सर्वे किया करते थे, वो लोग सर्वेक्षण करते थे, वो लोग देखने आते थे वहां पर जमीन कितनी है, उसके अलावा वहां के खेतों में कितनी खेती हो रही है। अगर फसल ज्यादा हो रही है, तो वे उस हिसाब से वो लोग ज्यादा रेवेन्यू भी कलेक्ट करते थे। तो गांव की जो जमीन थी, उसके अलावा वहां पर जितनी भी खेती होती थी, उस सब का सर्वे करने के बाद वो तय किया जाता था कि उस गांव में या जो ग्रुप ऑफ विलेजेस है, जो गांव का समूह है, उन पे से कितना लैंड रेवेन्यू कलेक्ट किया जाए। हेंस दिस मेथड वाज नोन एज महलवारी मेथड। The responsibility of collecting land revenue was assigned to the village headman। और इसीलिए, क्योंकि ये जो पूरा महल शब्द है, ये एक गांव के लिए यूज किया जाता था, तो पूरे गांव से जब इकट्ठा टैक्स आ रहा है, तो इसीलिए इस व्यवस्था को महलवारी सिस्टम कहा जाता है। और अगर गांव से पूरा इकट्ठा टैक्स कलेक्ट करना है, तो जाहिर सी बात है किसी के हाथ में तो रिस्पॉन्सिबिलिटी देनी पड़ेगी। तो ब्रिटिशर्स जो थे, वो उस गांव के जो विलेज हेडमैन, यानी कि जो सरपंच या मुखी हुआ करते थे, उनको ये जिम्मेदारी दे दिया करते थे। तो जो गांव का सरपंच होता था, वो पूरे गांव से इकट्ठा टैक्स कलेक्ट करता था और वो इकट्ठा हुआ टैक्स वो सीधा ब्रिटिश गवर्नमेंट को पहुंचा देते थे। The British made basic changes in the traditional land system. As a result, the stability, autonomy and continuity of Indian villages were shattered। तो अंग्रेजों ने भारत में जो किसान ट्रेडिशनल वे में पहले से जिस तरह से टैक्स पे किया करते थे, उस व्यवस्था में काफी सारे बदलाव किए। और अंग्रेजों ने जो ये भारत में जो परंपरागत लैंड रेवेन्यू कलेक्शन की पद्धति चल रही थी, उसमें जो बदलाव किए, उसकी वजह से यहाँ के किसानों की जो स्टेबिलिटी, उसके अलावा ऑटोनॉमी, यानी कि उनकी अपनी जमीन पे, अपने खेत पे जो उनका कंट्रोल हुआ करता था, उसके अलावा कंटिन्यूटी, यानी कि भारत के गांवों का जो जिस तरह का जीवन चला करता था, वो लोग सेल्फ डिपेंडेंट थे। गांव में जितनी भी खेती होती थी, वो पहले उनके खुद के लिए इनफ हुआ करती थी। लोग आपस में एक दूसरों की हेल्प से जो गांव में जितना भी फार्मिंग प्रोडक्शन होता था, उसकी जरूरत पूरी कर लेते थे। लेकिन अंग्रेजों की जो ये अन्यायी लैंड रेवेन्यू कलेक्शन की नीतियां थी, उसकी वजह से भारत के गांवों की जो यह व्यवस्था थी, यह पूरी तरह से तबाह हो जाती है। हमें यहाँ पर कुछ इंफॉर्मेशन दी गई है। आफ्टर द एक्विजिशन ऑफ सिविल पावर इन बंगाल इन 1765, the company collected information about the annual yield of Bengal from its employees. Because Bengal was a region that supplied agriculture products to Britain for exporting them to Europe, so they took hold of the farm produce।
तो 1765 यानी कि 1765 में जब अंग्रेजों के पास बंगाल, बिहार और ओडिशा की सिविल पावर्स आ जाती है, तो उस समय पर उनके जो एम्प्लॉइज हुआ करते थे, यानी कि जो कंपनी के कर्मचारी हुआ करते थे, उनके पास से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने कुछ इंफॉर्मेशन इकट्ठा करवाई थी पूरे बंगाल की, कि पूरे बंगाल में एक साल में कितना एनुअल यील्ड होता है। एनुअल यानी कि जो वार्षिक होता है एक साल में, और यील्ड यानी कि जो फसल होती है या जो उपज होती है। तो एक साल में पूरे बंगाल में मान लो कुछ हजारों टन में वहां पर फसल होती हो, तो पूरे बंगाल की एक साल की फसल या उपज कितनी होती थी, उसका उन्होंने इंफॉर्मेशन निकलवाया था। क्योंकि बंगाल का जो प्रदेश था वो उस समय पर बहुत ज्यादा समृद्ध था, वहां पर बहुत अच्छी खेती भी होती थी। तो बंगाल से जितनी भी चीजें अंग्रेजों को मिलती थी, तो वही चीजें लेकर वो लोग इंग्लैंड में भेजा करते थे, ब्रिटेन में भेजा करते थे, और ब्रिटेन में उन्हीं चीजों को वो लोग आगे यूरोप में बेचा करते थे। तो बंगाल से जितनी भी फार्मिंग होती थी, वो क्योंकि ब्रिटिश लोगों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी थी यूरोप में बेचने के लिए, इसीलिए सिविल पावर्स आते ही सबसे पहले उन्होंने वहां की जो फार्म प्रोड्यूस थी, यानी कि वहां की कृषि की जो उपज होती थी, किसानों के द्वारा जो भी चीजों की खेती की जाती थी, तो उन फार्म प्रोड्यूस पे ब्रिटिशर्स ने सबसे पहले अपनी पकड़ बनाई थी। यहाँ पर हमें डिस्कस करने के लिए एक क्वेश्चन भी दिया गया है, विच एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स डू वी इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट एंड वाई। तो देश की वर्तमान परिस्थिति के अनुसार हम देखें, तो देश में काफी सारे कृषि उत्पाद हैं या जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स हैं, जो कि हम इंपोर्ट भी करते हैं, कई सारे प्रोडक्ट्स हम एक्सपोर्ट भी करते हैं। तो सबसे पहले हम जो चीजें एक्सपोर्ट करते हैं उनकी बात हम करें, तो जैसे कि राइस है, उसका हमारे यहाँ प्रोडक्शन बहुत ज्यादा होता है। उसके अलावा स्पाइसेस, जो भारत के मसाले हैं, वो हम दुनिया भर में सप्लाई करते हैं। उसके अलावा हमारे यहाँ क्योंकि गन्ने की खेती बहुत ज्यादा की जाती है, तो शुगर भी हम एक्सपोर्ट करते हैं। और उसके अलावा कई सारे जो फ्रेश फ्रूट्स होते हैं, जैसे कि मैंगो आपको हमारे यहाँ देखने को मिल जाएंगे, तो उनकी बहुत ज्यादा प्रोडक्शन होती है, तो उनको हम विदेशों में एक्सपोर्ट करते हैं। अब हम जो चीजें इंपोर्ट करते हैं उनकी बात करें, तो जो एडिबल ऑयल होता है वो हम विदेशों से मंगवाते हैं, यानी कि जो खाने में हम जो ऑयल यूज करते हैं, वो काफी सारा ऑयल हमें विदेशों से मंगवाना पड़ता है। उसके अलावा पल्सिस, यानी कि जो दाल होती है, वो भी कई सारी हम विदेशों से मंगवाते हैं। और जो कुछ सर्टेन फ्रूट्स होते हैं, जैसे कि हमारे देश में जो कई सारे एप्पल्स हम देखते हैं जो बिकते हैं, तो काफी सारे एप्पल्स हम विदेशों से इंपोर्ट भी करवाते हैं। तो यहाँ पर हमने अंग्रेजों ने भारत में जो नए लैंड रेवेन्यू सिस्टम्स की शुरुआत की थी उसके बारे में पढ़ा। इसके बाद भारत में उस समय पर एग्रीकल्चर की कंडीशन क्या थी उसके बारे में हम पढ़ेंगे। कंडीशन ऑफ एग्रीकल्चर। तो अब हम देखते हैं कि अंग्रेजों के समय में भारत में खेती की स्थिति कैसी हुआ करती थी। After gaining civil power in Bengal, the main objective of the East India Company was to procure items from India which were in demand in Europe। तो बंगाल में सिविल पावर मिलने के बाद अंग्रेजों का सबसे पहला जो ऑब्जेक्टिव था, उनका जो मेन मकसद, वो यही था कि वो लोग इंडिया से ऐसी चीजें प्राप्त करें, ऐसी चीजें हासिल करें जिनकी यूरोप में बहुत ज्यादा डिमांड हुआ करती थी। क्योंकि अंग्रेज तो भारत में शुरू से ही व्यापार करने के लिए आए थे। अब उनके हाथ में यहाँ पर सत्ता भी आ गई है, लेकिन साथ में वो अपना व्यापार तो जरूर से जारी रखेंगे। तो यूरोप में इंडिया की कई सारी चीजों का काफी ज्यादा डिमांड हुआ करता था। तो जब बंगाल में अंग्रेजों के पास सत्ता आ गई, तो उन लोगों ने वहां से वो सारी चीजें प्राप्त करने की, हासिल करने की शुरुआत कर दी थी जिनकी यूरोप में डिमांड थी। और वो सारी चीजें बंगाल से इकट्ठा कर कर वो यूरोप में बेच दिया करते थे। They thus established their authority over the prosperous regions of that time, like Bengal, बिहार एंड ओडिशा। और यही सारी चीजें जो कि उन्हें यूरोप में एक्सपोर्ट करनी थी, उसके लिए उन्होंने जो प्रोस्परस रीजन्स थे भारत में उस समय पर, यानी कि जो बहुत ज्यादा समृद्ध प्रदेश थे, जहां पर खेती भी अच्छी होती थी, जैसे कि बंगाल, बिहार और ओडिशा के जो प्रदेश थे, वहां पर उन्होंने अपनी सत्ता एस्टेब्लिश कर दी थी।
The company wanted to establish a monopoly over India's agricultural markets. Agriculture products were among the essential items to be exported to England. और जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, ये मोनोपोली एस्टैब्लिश करना चाहती थी। यानी कि वे लोग चाहते थे कि उनका इकलौता कंट्रोल रहे भारत की एग्रीकल्चरल मार्केट पे। यानी कि यहाँ के लोग जो भी खेती करते थे, जो भी प्रोडक्ट्स हम यहाँ पर प्रोड्यूस करते थे, वो सारी चीजें सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी ही यहाँ से लेकर यूरोप में बेच पाए। क्योंकि जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स थे, यानी कि खेती से जो उत्पाद हमें मिलते थे, वो इंग्लैंड में जो ब्रिटिशर्स के द्वारा, ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा जो भी चीजें भेजी जाती थी, उनमें से एसेंशियल चीजें हुआ करती थी। यानी कि ये बहुत ज्यादा जरूरी चीजें हुआ करती थी। भारत में खेती से जितनी भी चीजों का उत्पादन होता था, उनकी इंग्लैंड में बहुत ज्यादा डिमांड हुआ करती थी। और इसीलिए भारत में जो खेती से उत्पादन होता था, उन चीजों पर ईस्ट इंडिया कंपनी और यहाँ पर जो अंग्रेज थे, वो लोग अपना कंट्रोल जमाना चाहते थे। सो द कंपनी ट्राइड टू कमर्शियलाइज एग्रीकल्चर इन इंडिया एज पर देयर विल। और इसीलिए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में जितनी भी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स थी, उनको कमर्शियलाइज करना शुरू कर दिया था। यानी कि उनका व्यापारीकरण करना शुरू कर दिया था। पहले किसान अपनी मर्जी से जो भी धान वहां पर उत्पादन होता था उनके खेत में, वो अपनी मर्जी से बेचा करते थे। अब ब्रिटिशर्स वो सारा एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स अपने हाथों में आ जाए और वो सीधा यूरोप में भेज दे, उस इरादे से सारी एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स का वो लोग कमर्शियलाइजेशन, यानी कि व्यापारीकरण करना चाहते थे। और वो लोग अपनी मर्जी के हिसाब से, बिना किसानों के हित का, बिना किसानों की भलाई का सोचे, अपनी मर्जी के हिसाब से खेती से जितना भी उत्पादन होता था, उसके व्यापार पर अधिकार जमाना चाहते थे। Products mainly consisted of indigo, कॉटन, रो सिल्क, ओपियम एंड पेपर। और भारत में वैसे तो कई सारी चीजों की खेती होती थी, लेकिन किन चीजों की यूरोप में ज्यादा डिमांड थी, कौन सी चीजें ज्यादा एक्सपोर्ट की जाती थी? तो जैसे कि हम यहाँ पर देख सकते हैं कि इंडिगो, यानी कि जो नील होता है, कपड़ों को कलर करने के लिए जो यूज किया जाता है, कपड़ों को डाई करने के लिए। उसके अलावा है कॉटन, यानी कि जो सूती कपड़ा होता है। उसके अलावा रो सिल्क, यानी कि जो रेशम होता है। ओपियम, यानी कि जो अफीम होता है, एक तरह का जो ड्रग जिसे हम कह सकते हैं। और उसके अलावा है पेपर, यानी कि जो काली मिर्च होती है। लेट अस अंडरस्टैंड द सिचुएशन ऑफ कमर्शियलाइजेशन ऑफ दिस एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स अंडर द कंपनी गवर्नेंस। तो जैसे कि भारत में पहले जो भी किसान लोग खेती करते थे, जैसा कि आप यहाँ पर पिक्चर में भी देख सकते हैं कि जो विलेज मार्केट्स हुआ करते थे उस समय पर, बंगाल के एक विलेज मार्केट का पिक्चर हमें यहाँ पर दिया गया है। तो कुछ इस तरह से किसान लोग अपने खेती से जितना भी उत्पादन होता था, वो वहां पर खुद से ले जाकर बेचा करते थे। लेकिन जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने इन सारी एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स पे अपना कंट्रोल जमा लिया, तो उसके बाद उन्होंने एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स का किस तरह से कमर्शियलाइजेशन किया, किस तरह से व्यापारीकरण हुआ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंडर, उसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। रो सिल्क। तो सबसे पहले हम देखते हैं रो सिल्क के बारे में। रो सिल्क यानी कि जो कच्चा रेशम हुआ करता था। During 18th century, raw silk came to England from Spain and Italy. If the silk produced in Bengal came under their control, Britain would not have to depend on Spain and Italy. Thus, by the end of the 19th century, the company established its dominance over the export of silk from India, sometimes even by oppressing the farmers. तो सबसे पहले तो फर्स्ट पिक्चर में आप देख सकते हैं कि जो रो सिल्क, यानी कि जो कच्चा रेशम होता है, वो कुछ इस तरह का हमें देखने को मिलता है। और उसके बाद जो रेशम के कपड़े बनाए जाते हैं, वो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं, जो कि बहुत ही अच्छी क्वालिटी के होते हैं। तो 18th सेंचुरी में इंग्लैंड में सबसे पहले वहां पर जो रो सिल्क आता था, वो लोग स्पेन और इटाली से मंगवाते थे। अब स्पेन और इटाली दोनों ही यूरोपियन कंट्रीज है, तो वहां से फ्री में तो नहीं आता होगा।
अंग्रेजों को बहुत ज्यादा कीमत देकर खरीदना पड़ता होगा। तो उस समय पर अंग्रेज ये सोचते थे कि बंगाल में सिल्क का जितना भी प्रोडक्शन होता है, जो भी रॉ सिल्क की खेती की जाती है, जो भी रॉ सिल्क का प्रोडक्शन होता है, अगर वो उनके हाथों में आ जाता है, अगर वो उनके कंट्रोल में आ जाता है, तो ब्रिटेन को यानी कि इंग्लैंड को स्पेन और इटाली से रॉ सिल्क नहीं मंगवाना पड़ेगा। और इसीलिए 19th सेंचुरी यानी कि 19वीं सदी आते आते द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी, उन्होंने भारत से जितना भी रॉ सिल्क एक्सपोर्ट होता था, यानी कि जितना भी रॉ सिल्क हमारे देश से विदेशों में भेजा जाता था या बेचा जाता था, उस पूरे व्यापार पे उन्होंने अपना डोमिनेंस जमा लिया था। उस पूरे व्यापार पे उन्होंने अपना अधिकार बना लिया था। और रॉ सिल्क का प्रोडक्शन कितना होगा और वो कहाँ पर बेचा जाएगा, ये सब तय करने के लिए, ये सब अपने हाथों में लेने के लिए कई बार ब्रिटिशर्स के द्वारा यहाँ के जो फार्मर्स थे यानी कि बंगाल के जो किसान हुआ करते थे, उनको ऑपरेस भी किया जाता था, यानी कि किसानों पर अत्याचार भी किया जाता था। तो इस तरह से भारत में जितना भी रेशम का व्यापार होता था, उस पर भी अंग्रेजों ने अपना अधिकार जमा लिया था। अब हम देखते हैं इंडिगो के बारे में। इंडिगो यानी कि जो नील होता है। इंडिगो was substance used in dyeing. Its plants are grown in warm regions. It was in great demand. The color of India's indigo used to shine brightly on the cloth. Such brightness was absent in other indigo. Indigo was used to dye cotton cloth. तो इंडिगो का प्रोडक्शन किस तरह से होता है वो आप यहाँ पर पिक्चर्स में भी देख सकते हैं, जो कि स्टेप बाय स्टेप हमें समझाया गया है। सबसे पहले तो इंडिगो के प्लांट्स होते हैं, फिर उसमें से इंडिगो प्रोडक्शन किया जाता है, और एंड में जैसा कि आप देख सकते हैं कि कपड़ों को डाई करने के लिए, कपड़ों को कलर करने के लिए इंडिगो का यूज किया जाता है। तो इंडिगो एक ऐसा सब्सटेंस यानी कि एक ऐसा द्रव्य है जो कि कपड़ों को कलर करने के लिए, डाई करने के लिए यूज किया जाता है। और इसके जो प्लांट्स होते हैं यानी कि इंडिगो के जो पौधे होते हैं, वो वार्म रीजन्स में ग्रो होते हैं, यानी कि जहां पर जो गर्मी होती है वो ज्यादा होती है या जो मीडियम होती है। यूरोपियन कंट्रीज आप देखो तो वहां पर ज्यादातर हमें ठंड देखने को मिलती है, वो कोल्ड रीजन से। जबकि जो भारत है उसके अलावा आप एक तरह से अफ्रीका के प्रदेश भी कह सकते हैं कि ये सब प्रदेश गर्म प्रदेश है, ये वार्म रीजन्स है। तो इंडिगो का जो प्रोडक्शन है, उसकी जो खेती है, वो वार्म रीजन्स में ज्यादा होती है। तो इंडिगो जो था वो यूरोपियन कंट्रीज में उसकी काफी ज्यादा डिमांड हुआ करती थी। और उसमें भी इंडिया के इंडिगो की डिमांड ज्यादा क्यों थी? क्योंकि इंडिया का जो इंडिगो हुआ करता था वो कपड़ों पे बहुत ज्यादा शाइन होता था। यानी कि इंडिया के जो इंडिगो से कलर किए जाए हुए कपड़े होते थे, वो ज्यादा शाइनी होते थे, ये कलर बहुत ज्यादा ब्राइट हुआ करता था। और यह जो ब्राइटनेस थी, यह जो शाइन थी, ये दूसरे जगह के इंडिगो में मिसिंग थी। और इस वजह से, क्योंकि इंडिया का इंडिगो बहुत अच्छी क्वालिटी का आता था, इसीलिए यूरोपियन कंट्रीज में इंडियन इंडिगो की डिमांड ज्यादा हुआ करती थी। Until 1790, European countries were importing indigo from Caribbean countries. But as its production decreased, demand for Indian indigo increased. तो 1790 यानी कि 1790 तक तो जो ये यूरोपियन कंट्रीज थे, ये कैरेबियन कंट्रीज से जो इंडिगो थे वो इंपोर्ट करते थे। अब कैरेबियन कंट्रीज जो हैं, जैसे कि आपने वेस्ट इंडीज के बारे में सुना होगा, वहां के काफी सारे फेमस क्रिकेटर्स को भी हम देख चुके हैं इंडिया में खेलते हुए। तो कैरेबियन कंट्रीज जो है वो भी तो एक वार्म रीजन है, एक गर्म प्रदेश है, वहां पर भी इंडिगो का बहुत ज्यादा प्रोडक्शन होता था। तो पहले तो यूरोपियन कंट्रीज वहां से इंडिगो मंगवाया करते थे। बट एज इट्स प्रोडक्शन डिक्रीज्ड, डिमांड फॉर इंडियन इंडिगो इंक्रीज्ड। पर जैसे ही कैरेबियन कंट्रीज में इसका प्रोडक्शन कम हो गया, उसकी वजह से इंडियन इंडिगो की डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ गई, क्योंकि धीरे धीरे वहां पर इंडिगो की खेती होना शायद कम हो गई होगी। अब यूरोप में तो लोगों को कपड़ों को कलर करने के लिए ये इंडिगो चाहिए। जितनी भी टेक्सटाइल कंपनीज होती हैं, यानी कि जो भी कपड़ा उद्योग के जो कारखाने होते हैं, तो उन लोगों में तो इंडिगो की बहुत ज्यादा डिमांड होती है।
अब डिमांड है और सप्लाई नहीं हो रहा, तो उसके बाद कैरेबियन कंट्रीज को छोड़कर यूरोपियन कंट्रीज ने इंडिया से इंडिगो को मंगवाना शुरू कर दिया था। Therefore, the British settled the Europeans in the territories under their rule in India and started increasing the production of indigo. तो इसी वजह से, क्योंकि अंग्रेजों ने भारत में कुछ प्रदेश जीत लिए थे बैटल ऑफ प्लासी, बैटल ऑफ बक्सर के बाद में, तो जिन भी प्रदेशों पर अंग्रेजों का कब्जा हो चुका था, वहां पर उन लोगों ने यूरोपियन लोगों को बसा दिया। और इस तरह से वहां पर उस प्रदेश में जितना भी इंडिगो का प्रोडक्शन होता था, उस पर अंग्रेजों ने अपना कंट्रोल जमा लिया था। देयर वर टू सिस्टम्स ऑफ इंडिगो प्रोडक्शन इन इंडिया, नीज एंड रैयती। तो भारत में जितनी भी इंडिगो की खेती की जाती थी, वो दो तरीके से की जाती थी, नीज और रैयती। अब ये नीज और रैयती पद्धति कौन सी थी, तो उसके बारे में हम यहाँ पर देखते हैं। इन नीज सिस्टम, producers used their own plow, oxen, and implements for cultivation. When the plants were ready, the raw material was harvested and delivered to the factory. तो जो निज पद्धति थी, उसमें जो किसान थे, जो फार्मर्स थे, वो लोग अपना ही प्लाव यानी कि जो उनका हल होता था, वो उनका खुद का होता था। ऑक्शन यानी कि जो बैल होते थे, वो भी उनके खुद के होते थे। और जो खेती के औजार होते थे, वो भी वो अपने खुद का घर से लाते थे। तो इस तरह से वो लोग खेती करते थे। और जब प्लांट्स ग्रो हो जाते थे, जब फसल तैयार हो जाती थी, तो फसल को काटा जाता था। और उसके बाद जो इंडिगो था, वो फैक्ट्रीज में डिलीवर कर दिया जाता था। आप यहाँ पर एक पिक्चर भी देख सकते हैं कि एक सीन हमें यहाँ पर दिखाया गया है कि जब जो इंडिगो प्लांट्स हैं, वो इंडिगो फैक्ट्री में कुछ इस तरह से लेकर जाया करते थे उस समय पर। Whereas in Rayati practice, the farmer used to cultivate indigo on his land, and when it was ready, he would sell it to the manufacturer in fixed price. जबकि जो रैयती प्रैक्टिस थी, उसमें फार्मर वही तो खेती करेगा, वो खुद अपने खेत में खेती तो करते थे, पर पहले से शायद वो तय होता था कि वो किस फैक्ट्री में बेचेंगे, किस व्यापारी को बेचेंगे। तो इस तरह से जब फसल तैयार हो जाती थी, तो वो फैक्ट्रीज में ले जाकर बेच दिया करते थे। तो जो कारखानेदार होते थे, उनको फिक्स्ड प्राइस में वो जो इंडिगो का सारा प्रोडक्शन था, वो मिल जाता था। इन दिस मेथड, द मैन्युफैक्चरर गेव लोन टू द फार्मर। मोस्ट ऑफ द प्रोडक्शन was based on this practice because it was more profitable to the indigo producers। और यह जो रैयती सिस्टम था, इसमें जो कारखानेदार होते थे, यानी कि जो मैन्युफैक्चरर होते थे, वो लोग लोन दिया करते थे फार्मर को खेती करने के लिए। अब आप अक्सर खेती के समय में देखें, जैसे कि मॉनसून के सीजन में हमारे यहाँ बहुत ज्यादा खेती की जाती है, तो किसानों के पास अक्सर उस समय पर पैसे भी नहीं रहते, उन्हें पैसों की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। अब ऐसे समय में कारखानेदारों के द्वारा उनको लोन दिया जाता था, जिसके बाद किसान वहां पर खेती करते थे। और वो जितनी भी फसल थी, उसकी प्राइस पहले से फिक्स कर दी जाती थी कि इतने इतने रुपये में वो जो कारखानेदार है, वो बाद में इतने रुपये देगा और वो जो सारी फसल है, वो लेकर जाएगा। अब पैसों की जरूरतों के चलते ज्यादातर जो फार्मिंग थी, वो रैयती सिस्टम से ही होती थी। एक तो किसानों को उसके लिए लोन मिल जाती थी, और जो कारखानेदार होते थे, जो मैन्युफैक्चरर्स होते थे, उनको इस सिस्टम से बहुत ज्यादा फायदा होता था, क्योंकि लोन भी खुद उन्होंने ही दिया होता था। तो वो मन चाही कीमतों में, कम कीमतों में किसान की जो फसल थी, वो खरीद कर ले जाते थे। The manufacturers fixed low prices and the farmers were forced to cultivate it. If any farmer refused, he was persecuted and his crop would be destroyed। और जो कारखानेदार थे, वो लोग क्योंकि खुद लोन देते थे, तो वो लोग बहुत कम प्राइस फिक्स करते थे किसान की फसल के लिए। और इतनी कम प्राइस में अगर किसान खेती करने के लिए मना करते थे, तो उनको फोर्स किया जाता था, उन पर दबाव बनाया जाता था, और कई बार तो उन पे अत्याचार किया जाता था, उनको सताया भी जाता था। उसके अलावा उनका जो जितना भी क्रॉप होता था, जितनी भी खेती होती थी, उसको भी वो लोग डिस्ट्रॉय कर देते थे, बर्बाद कर देते थे। In order to maintain fear of the producers on the farmers,
The company's associates carried out various malpractices. They kept fake accounts as well as forced farmers to grow crop beneficial to them. और किसानों में ये जो कारखानेदार थे, जो भी प्रोड्यूसर्स थे या जो भी मैन्युफैक्चरर्स थे, उनका डर बना रहे, उसके लिए वो लोग कई सारे गलत तरीके अपनाते थे। वो लोग भ्रष्टाचार करते थे उस समय पर भी। वो लोग कई फेक अकाउंट्स रखते थे, यानी कि हिसाब किताब में भी गड़बड़ी करते थे। उसके अलावा वो लोग ऐसे ही क्रॉप्स की खेती करने के लिए किसानों को कहते थे, जिससे कि कारखानेदारों को ज्यादा फायदा हो। The rulers of the company, its bureaucrats, and indigo growers were accomplices, so the farmers' complaints were not heard. Due to this dissatisfaction, there were widespread indigo riots in 1859 to 1860. और ईस्ट इंडिया कंपनी के जितने भी अधिकारी थे, जितने भी वहां पर शासक थे, उनके जितने भी ब्यूरोक्रेट्स यानी कि जितने भी ऑफिसर्स हुआ करते थे, और उसके अलावा जितने भी कारखानेदार थे, तो ये सब लोग साथ में मिले हुए थे। और इनकी मिली भगत की वजह से जो किसान थे, उनकी कंप्लेंट्स कोई भी नहीं सुनता था। अगर वे अधिकारी के पास जाते थे, वे पुलिस के पास जाते हो, तो क्योंकि वो सब लोग मिले हुए थे इस भ्रष्टाचार में, जिसकी वजह से किसानों की बात कहीं पर नहीं सुनी जाती थी। और इतना असंतोष इस बातों की वजह से किसानों में हो गया था कि 1860 के आसपास के समय में बहुत सारे इंडिगो राइट्स यानी कि कई सारे विद्रोह, कई सारे रिवोल्ट्स हमें देखने को मिलते हैं भारत के बंगाल, बिहार और ओडिशा के प्रदेशों में। आप यहाँ पर एक पिक्चर भी देख सकते हैं, जो कि उस समय पर इंडिगो फैक्ट्रीज किस तरह की हुआ करती थी, वो हमें यहाँ पर दिखाया गया है। कॉटन। अब हम देखते हैं कि उस समय पर जो कॉटन यानी कि जो कपास की खेती थी, वो किस तरह से की जाती थी। Indigo was an important cash crop of East India. Similarly, cotton was an important cash crop, means commercial crop of West India. तो ईस्ट इंडिया यानी कि जो पूर्व का भारत है, जैसे बंगाल, बिहार और ओडिशा के जो प्रदेश हैं, तो वहां पर इंपॉर्टेंट कैश क्रॉप क्या हुआ करता था। कैश क्रॉप क्या होता है? जो कमर्शियल क्रॉप होता है, जो आप बेचने के लिए ही उसकी खेती करते हैं, चाहे वो इंडिगो हो, चाहे वो कपास हो यानी कि कॉटन हो, तो इसीलिए उनको कैश क्रॉप कहा जाता है। तो जैसे ईस्ट इंडिया यानी कि जो पूर्व भारत, बंगाल, बिहार और ओडिशा के प्रदेश में जो इंडिगो था, जो नील था, वो वहां का इंपॉर्टेंट कैश क्रॉप था। उसी तरह से वेस्ट इंडिया यानी कि जो गुजरात और महाराष्ट्र के आसपास के प्रदेश हैं, यहाँ पर कॉटन यानी कि जो कपास है, वो यहाँ का इंपॉर्टेंट कैश क्रॉप हुआ करता था। आज के समय में भी आप देखो तो गुजरात में कई सारे प्रदेशों में, स्पेशली सौराष्ट्र के प्रदेश में, आज तक कॉटन यानी कि कपास की खेती की जाती है। और कपास की खेती किस तरह की होती है, वो आप यहाँ पर पिक्चर में भी देख सकते हैं। In 1780s, the East India Company and some of its favored merchants controlled the cotton producing regions of India and China. और 1780 के समय में ईस्ट इंडिया कंपनी और उसके जो कुछ चुनिंदा उनके जो फेवर्ड व्यापारी हुआ करते थे, यानी कि जो कंपनी के मिली भगत से काफी सारा इस तरह का व्यापार चलाया करते थे, ऐसे लोग भारत और चाइना में कई सारे प्रदेशों में कॉटन यानी कि जो कपास का प्रोडक्शन था, उसको कंट्रोल करते थे। द कंपनी वॉज फोर्सिंग फार्मर्स टू सेल कॉटन बिलो द मार्केट प्राइसेस। फार्मर्स वर ruined as they did not get a fair price for cotton. और जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, वो लोग दबाव बनाते थे, वो लोग फोर्स करते थे किसानों को, ताकि वो लोग मार्केट प्राइस से कम प्राइस में कॉटन को बेचे। और इन सब बातों की वजह से जो फार्मर्स जो थे, उनको क्योंकि सही प्राइस नहीं मिलता था, इसीलिए किसान बर्बाद हो गए थे, क्योंकि उनको सही कीमत नहीं मिलती थी, जिसकी वजह से उनकी आर्थिक स्थिति भी और ज्यादा खराब हो गई थी। अपार्ट फ्रॉम दिस, सुगर कैन, टी, ओपियम, पेपर एंड कॉन्डिमेंट्स वर ऑल्सो इम्पोर्टेंट कैश क्रॉप्स इन इंडिया एट दैट टाइम। तो इंडिगो और कॉटन के अलावा, जैसा कि मैंने आपको कैश क्रॉप्स के बारे में बताया, तो और भी उस समय पर कई कैश क्रॉप्स की खेती भारत में की जाती थी,
जैसे कि शुगर केन, जिसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, जो कि गन्ना होता है। उसके अलावा टी, जो कि सेकंड पिक्चर में आप देख सकते हैं, जो टी होती है, जो चाय होती है, उसकी खेती इस तरह से की जाती है। ओपियम यानी कि जो अफीम होता है। उसके अलावा पेपर यानी कि जो काली मिर्च होती है, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। और कॉन्डिमेंट्स यानी कि जो मसाले होते हैं। तो भारत के जो मसाले थे, उनकी भी उस समय पर बहुत ज्यादा डिमांड हुआ करती थी। वो भी इम्पोर्टेंट कैश क्रॉप हुआ करते थे। The British misused their political power to buy these crops at lower prices. Farmers were given advance credit for planting. After the farmers became debtors, cash crops were bought from them at lower prices. As a result, traders made a huge profit and farmers became poorer. Thus, company had big influence in buying and selling of the cash crops in India. तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के पास जो भी सत्ता थी, जो भी पॉलिटिकल पावर थी, उसकी वजह से वो लोग किसानों को फोर्स करते थे कि मार्केट प्राइस से कम प्राइस में वो लोग ये सारी चीजें बेचे। और जब किसानों को खेती करने के लिए तक पैसे नहीं बचते थे, तो यही लोग उनको लोन भी दिया करते थे, यानी कि क्रेडिट देते थे प्लांटिंग यानी कि खेती करने के लिए। अब किसान लोन लेकर खेती कर रहे हैं, उनको सही प्राइस भी नहीं मिल रहा। एक तो उनको लोन चुकाना है, ऊपर से उनका खुद का खर्चा भी सही से नहीं निकलता था। तो इन सब की वजह से काफी सारे जो किसान थे, वो डेप्टर्स बन गए थे, यानी कि देवादार हो गए थे। उनके सर पे काफी ज्यादा लोन यानी कि डेप्ट हुआ करता था, क्योंकि जो कैश क्रॉप्स थे, वो बहुत कम प्राइस में उनसे खरीद लिए जाते थे। और इन सब के चलते जो ट्रेडर्स यानी कि जो व्यापारी थे, वो लोग बहुत ज्यादा प्रॉफिट कमाते थे, बहुत ज्यादा मुनाफा कमाते थे। और जबकि फार्मर्स जो थे, जो किसान थे, वो दिन ब दिन और ज्यादा गरीब होते जा रहे थे। तो इस तरह से हम यहाँ पर देख सकते हैं कि जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उनका बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस हुआ करता था, उनकी बहुत ज्यादा पकड़ हुआ करती थी। भारत में जितना भी कैश क्रॉप का प्रोडक्शन होता था, उनकी बाइंग और सेलिंग में, यानी कि कैश क्रॉप कौन खरीदेगा, कितने में खरीदा जाएगा और वो कितने में बेचा जाएगा, तो यह सब ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा कंट्रोल किया जाता था। द इंडस्ट्रीज ऑफ इंग्लैंड प्रोस्पर्ड बिकॉज ऑफ द रॉ मटेरियल्स ऑफ इंडिया। Therefore, the company wanted to establish its authority over the cash crops in India. Consequently, large number of farmers became landless farm laborers. तो भारत से इस तरह से जितना भी रॉ मटेरियल जाता था, रॉ मटेरियल क्या होता है, जैसे कॉटन की फार्मिंग हमारे यहाँ की जाती थी। अब खेत से जो जितना भी कपास होता है, सीधा तो वो कपड़ा नहीं बन जाता उसका, तो वो रॉ मटेरियल हुआ, राइट। उनको फैक्ट्री में प्रोसेस किया जाएगा, उनके कपड़े बनाए जाएंगे। तो यह जो रॉ मटेरियल्स थे, जो कि इंडिया से भेजे जाते थे इंग्लैंड में, इन सब रॉ मटेरियल्स की वजह से इंग्लैंड की जो इंडस्ट्रीज थी, वहां के जो उद्योग थे, वो बहुत ज्यादा प्रोस्पर हो गए थे, वो बहुत ज्यादा समृद्ध हो गए थे। और जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, वो भारत में जितना भी कैश क्रॉप्स का प्रोडक्शन होता था, उस पर वो अपना पूरा कंट्रोल जमाना चाहते थे, वो अपनी अथॉरिटी, अपनी सत्ता स्थापित करना चाहते थे। जिसकी वजह से एक समय पर किसानों की हालत समय के साथ और ज्यादा खराब होती गई। व्यापारी और ज्यादा पैसा कमा रहे थे, इंग्लैंड की फैक्ट्री और ज्यादा समृद्ध हो रही थी। लेकिन किसान जो कि लोन लेकर खेती करते थे, उनको सही दाम भी नहीं मिलता था अपनी खेती का, सही कीमत में वो बेच भी नहीं पाते थे। जिसकी वजह से एक समय पर आकर हमारे यहाँ के किसानों ने ज्यादातर जो अपनी जमीन थी, वो तब तक खो दी थी। और वो लोग सिर्फ फार्म लेबरर्स यानी कि खेत मजदूर बनकर रह गए थे। तो इस तरह से अंग्रेजों के समय में भारत में किसानों की और किसानों की खेती की स्थिति क्या हुआ करती थी, वो आप यहाँ पर समझ सकते हैं। कंडीशन ऑफ ट्राइब्स। तो अब हम देखते हैं कि ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में जो ट्राइब्स थे, यानी कि जो ट्राइबल्स जनजातियां थी, उनकी परिस्थिति किस तरह की हुआ करती थी। ड्यू टू द कमर्शियल एक्सप्लॉयटेशन पॉलिसी ऑफ द ब्रिटिश, peasants and tribal people revolted in many regions. Why did these revolts take place? Let us study about condition of these tribes.
तो ब्रिटिशर्स की जो कमर्शियल एक्सप्लॉयटेशन पॉलिसीज थी, यानी कि अंग्रेज अपने व्यापार में फायदे के लिए भारत के लोगों का शोषण करते थे, जिसकी वजह से पीजेंट्स यानी कि जो किसान थे और उसके अलावा जो ट्राइबल्स थे यानी कि जो आदिवासी थे, उनके द्वारा कई सारे विद्रोह किए जाते हैं, जिनके बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे। तो सबसे पहले तो हमारे लिए क्वेश्चन ये है कि ये इतने सारे रिवोल्ट्स क्यों हुए थे, जहां पर हम जानेंगे कि ये इतने सारे रिवोल्ट्स किसानों के द्वारा और जो आदिवासी जनजातियां थी उनके द्वारा क्यों किए गए थे। तो इसके लिए सबसे पहले हम जानेंगे कि उस समय पर आदिवासियों की परिस्थिति किस तरह की हुआ करती थी। इन द 19th century देयर वर डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ ट्राइब्स इन इंडिया। तो 19वीं शताब्दी के दौरान उस समय पर भारत में कई सारी आदिवासी जनजातियां हुआ करती थी। उस समय पर भारत में ट्राइब्स यानी कि आदिवासियों के कई सारे अलग अलग ग्रुप्स हुआ करते थे, जो कि भारत के कई सारे अलग अलग हिस्सों में रहा करते थे। दिस इंक्लूडेड होन्स, संथाल्स, मुंडास, कोयास, कोल्स, गोंड्स, भील्स, इटीसी। तो आप यहाँ पर मैप में भी देख सकते हैं कि भारत के अलग अलग हिस्सों में कई सारी जनजातियां रहा करती थी, जैसे कि खोंड जनजाति थी। उसके अलावा जो संथाल जनजाति हमें देखने को मिलती है। तो हमारे देश की जो रिस्पेक्टेड प्रेसिडेंट है द्रौपदी मुर्मू जी, वे भी संथाल ट्राइब से ही बिलोंग करती हैं। उसके अलावा मुंडा जनजाति के बारे में आपने सुना होगा। उसके अलावा कोयास हुआ करते थे, कोल्स थे, गोंड जनजाति और उसके अलावा भील जनजाति। देयर वर ग्रुप्स ऑफ संथाल ट्राइब्स अराउंड हजारीबाग इन प्रेजेंट झारखंड। दे रेयर्ड सिल्क वर्म्स। सिल्क ट्रेडर्स यूज्ड टू बाय रॉ सिल्क फ्रॉम द संथाल्स। तो हजारीबाग का प्रदेश जो कि वर्तमान झारखंड में है, उस प्रदेश में उस समय पर संथाल आदिवासी रहा करते थे। वर्तमान में भी हमें वहां पर संथाल जनजाति के लोग देखने को मिलते हैं, जो कि आप यहाँ पर पिक्चर्स में देख सकते हैं। तो वो जो संथाल आदिवासी थे, वो लोग सिल्क वर्म्स को पालते थे, जिसमें से कि हमें सिल्क यानी कि रेशम मिलता है। और उसके बाद वही संथाल आदिवासियों के पास से वहां के जो व्यापारी थे, वो लोग ये सिल्क यानी कि रेशम खरीदा करते थे। रो सिल्क कैसा होता है वो आप पहले देख चुके हैं। तो उस समय पर ये जो संथाल जनजाति के लोग थे, उनका जीवन कुछ इस तरह से चला करता था। द मुंडा ट्राइब लिव्ड अराउंड छोटा नागपुर। These communities were engaged in hunting and gathering। उसके अलावा आप यहाँ पर पिक्चर्स में द मुंडा जनजाति के जो लोग थे उनको भी देख सकते हैं। तो जो मुंडा आदिवासी थे, वो लोग छोटा नागपुर के आसपास के प्रदेश में रहा करते थे। और मुंडा आदिवासी मुख्यतः हंटिंग यानी कि शिकार करने में और गैदरिंग यानी कि जो फूड होता था वो इकट्ठा करके अपना जीवन व्यतीत करते थे। तो शिकार करके और खाना इकट्ठा करके कुछ इस तरह से मुंडा जनजाति के लोग अपना जीवन बिताया करते थे। ट्राइबल ग्रुप्स ऑफ द खोंड कम्युनिटी इन सेंट्रल इंडिया वर also involved in hunting and gathering forest produce। Some tribal groups were associated with animal husbandry। तो जो खोंड कम्युनिटी के लोग हुआ करते थे, तो खोंड आदिवासी मुख्यतः सेंट्रल इंडिया में हमें देखने को मिलते थे, यानी कि जो मध्य भारत है। और खोंड आदिवासी भी हंटिंग यानी कि शिकार करके और उसके अलावा जंगल से जितना भी फूड उन्हें मिलता था वो इकट्ठा करके उस तरह से वे लोग अपना जीवन चलाया करते थे। और उसके अलावा और भी जो कई सारे आदिवासी समूह हुआ करते थे, वे लोग एनिमल हस्बेंड्री यानी कि पशुपालन भी किया करते थे। वन गुज्जर लिविंग इन द हिली रीजन्स ऑफ द पंजाब एंड लंबाडी कम्युनिटी ऑफ आंध्र प्रदेश रेड काउस एंड बफेलोस। गद्दीस ऑफ कुल्लू एंड बकरवाल कम्युनिटी ऑफ कश्मीर रेड शीप एंड गोट्स। तो पंजाब के आसपास के जो पहाड़ी प्रदेशों में वन गुज्जर आदिवासी समूह रहा करता था। और उसके अलावा आंध्र प्रदेश में जो लंबाडी समूह हुआ करता था, वो लोग गाय और भैंसों को पाला करते थे। उसके अलावा हिमाचल प्रदेश में जो कुल्लू मनाली की जगह आपने सुनी होगी, तो कुल्लू के आसपास के प्रदेश में जो वहां पर आदिवासी रहा करते थे। उसके अलावा कश्मीर में जो बकरवाल कम्युनिटी रहा करती थी,
जो कि इन सब के पिक्चर्स आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो कुल्लू के प्रदेश में रहने वाले जो आदिवासी थे और कश्मीर में जो बकरवाल कम्युनिटी रहती थी, तो वो लोग शीप यानी कि जो भेड़ होती है और गोट्स यानी कि जो बकरियां होती है, तो कुछ इस तरह की एनिमल हस्बेंड्री यानी कि इस तरह के एनिमल्स को, इन पशुओं को वो लोग पाला करते थे। The tribals were not only forest dwellers, but some of them were farmers. तो जितने भी जो आदिवासी थे वो लोग सिर्फ जंगल के प्रदेशों में रहते नहीं थे। ऐसा नहीं था कि वो लोग बस जंगल में रहते थे, कुछ लोग पशुपालन करते थे, कुछ लोग शिकार करते थे। उसके अलावा काफी सारे जो आदिवासी समूह थे वो लोग फार्मर्स भी थे, वो लोग खेती भी किया करते थे। दे वर एंगेज्ड इन फार्मिंग mostly in the hilly and forest areas of northeastern and central India। तो कई सारे जो पहाड़ी प्रदेश थे यानी कि जो पर्वतीय प्रदेश हमें देखने को मिलते थे, तो नॉर्थ ईस्टर्न यानी कि जो भारत का पूर्वोत्तर हिस्सा है, उसके अलावा सेंट्रल इंडिया यानी कि जो मध्य भारत है, तो उन जगहों पर जो पहाड़ी एरियाज में जो आदिवासी रहा करते थे वो लोग वहां पर फार्मिंग करा करते थे, वो लोग वहां पर खेती करते थे। लेट अस लर्न अबाउट द एक्टिविटीज ऑफ दिस ट्राइब्स। तो अब हम पढ़ते हैं कि ये जो आदिवासी समूह रहा करते थे वो लोग कौन कौन सी एक्टिविटीज, कौन कौन सी प्रवृत्ति किया करते थे। एक्टिविटीज ऑफ द ट्राइब्स। तो अब हम इन अलग अलग आदिवासी समूह की एक्टिविटीज के बारे में पढ़ेंगे। सम ट्राइबल ग्रुप्स वर फूड गेदरर्स। द ट्राइबल पीपल एसोसिएटेड विथ एनिमल हस्बेंड्री। According to the season, they used to migrate in the forests of Odisha with their animals like flock of sheep and goats and cows and buffaloes। तो काफी सारी जो आदिवासी जनजातियां थी, तो वो लोग फूड गेदरर्स हुआ करते थे, यानी कि वो लोग फूड इकट्ठा करते थे और उसी तरह से अपना जीवन चलाते थे। जबकि जो काफी सारे ऐसे भी आदिवासी समूह थे वो लोग एनिमल हस्बेंड्री यानी कि पशुपालन भी किया करते थे। और सीजन के अनुसार वो लोग अपने जितने भी पशु उनके होते थे, जितनी भी शीप यानी कि जो भेड़ होती थी, उसके अलावा जो बकरियां होती थी, उनके पास गाय होती थी और जो भैंस हुआ करती थी, तो इस तरह के जितने भी एनिमल, जितने भी पशुओं को वो लोग पालते थे, उनको साथ में लेकर वो लोग निकलते थे और एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट करते थे। यानी कि वो लोग एक जगह से दूसरी जगह स्थलांतर करते थे। जैसे विंटर और समर का समय हो तो वो लोग नदी किनारे के आसपास के प्रदेशों में रहते होंगे, और जब मॉनसून का समय हो तो हो सकता है वो लोग हिली एरियाज में चले जाते हो। तो सीजन के अनुसार वो लोग एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट किया करते थे। द पीपल ऑफ द खोंड कम्युनिटी हंटेड इन ग्रुप्स एंड गेदर्ड फ्रूट्स, ट्यूबरस रूट्स, मेडिसिन्स एंड हर्ब्स फ्रॉम द फॉरेस्ट। तो पहले तो हमने देखा कि कुछ जो आदिवासी समूह थे वो लोग अपनी गाय भैंस भेड़ बकरियों को लेकर माइग्रेट करते थे, जो कि आप यहाँ पर पिक्चर में देख सकते हैं। जबकि इसी तरह जो खोंड कम्युनिटी के लोग थे वो लोग ग्रुप में शिकार करते थे, और शिकार करने के अलावा वो काफी सारे फ्रूट्स वगैरह जो होते हैं, उसके अलावा जो रूट्स हमें जमीन से मिलते हैं जैसे कि कंदमूल होता है, उसके अलावा मेडिसिन यानी कि काफी सारी जो दवाइयां होती है, और हर्ब्स यानी कि जो औषधियां होती है, तो ये सब खोंड कम्युनिटी के लोग जंगल से इकट्ठा किया करते थे। Items obtained from the forests were equally divided among them and sold them in the local markets। और सारे लोग जो कि अलग अलग चीजें इकट्ठा करते थे, और इकट्ठा करने के बाद इक्वली वो सारी चीजें हर एक लोगों में बांट दी जाती थी। तो वो लोग आपस में एक दूसरे को शेयर करते थे वो सब सारी चीजें, चाहे वो फ्रूट्स हो, हर्ब्स और मेडिसिन यानी कि जो औषधियां होती थी, और जो रूट्स हमें मिलते हैं, तो वो सारी चीजें वो लोग पहले तो आपस में बांट लेते थे, और उसके बाद वो लोग उन्हें ले जाकर लोकल मार्केट्स में बेच दिया करते थे। जैसे कि आप यहाँ पर पिक्चर में भी देख सकते हैं, आज भी इंडिया में काफी सारे ट्राइबल एरियाज में हमें कुछ इस तरह के वीकली मार्केट देखने को मिलते हैं, जो कि वीकली वहां पर काफी सारे लोग इस तरह की कुछ चीजें बेचने आते हैं, चाहे वो फ्रूट्स हो या हर्ब्स हो या रूट्स हो। इन एडिशन टू दिस, दे सोल्ड कुसुम एंड पलाश फ्लावर्स टू आर्टिसंस फॉर डाइंग क्लॉथ एंड लेदर।
और उसके अलावा जो खोंड कम्युनिटी के लोग थे, वो लोग कुसुम, वो भी एक तरह का ट्री होता है जिसपे फ्लावर्स होते हैं, और पलाश, जो कि खाखरो या केसुडो जिसे हम कहते हैं। जैसे कि प्लासी जो जगह थी उसका भी नाम पलाश ट्रीज के नाम से ही पड़ा था। तो पलाश के फ्लावर्स आपको यूजुअली होली के टाइम के आसपास के समय में देखने को मिलते हैं। तो ये लोग कुसुम और पलाश के जो फ्लावर्स होते थे, वो चीजें भी वो लोग ले जाकर बेच देते थे। और काफी सारे जो व्यापारी होते थे वो इन्हें खरीदते थे कपड़ों को कलर करने के लिए, और उसके अलावा लेदर को भी वो लोग ये जो पलाश के फ्लावर्स थे उनके कलर से कलर किया करते थे। ड्यूरिंग दिस टाइम द ट्राइबल ग्रुप्स ऑफ द कंट्री वर एंगेज्ड इन टू टाइप्स ऑफ फार्मिंग, शिफ्टिंग एग्रीकल्चर एंड सस्टेनेबल फार्मिंग। और उस समय पर जितने भी आदिवासी थे, जो लोग भी खेती किया करते थे, वो लोग दो तरह से खेती करते थे। एक तो है शिफ्टिंग एग्रीकल्चर और दूसरा है सस्टेनेबल फार्मिंग। शिफ्टिंग एग्रीकल्चर यानी कि जिसमें वो लोग एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट होते रहते थे, जबकि सस्टेनेबल फार्मिंग में वो लोग एक ही जगह रहकर वहीं पर हमेशा के लिए खेती करते थे, वहीं बस जाते थे। Some tribal groups cleared the land by cutting some trees in the forest and removing grass from the ground so that the sunlight may easily reach the ground. अब ये जो ट्राइबल्स थे ये कई बार ऐसे जंगलों में जाते थे, वहां पर बहुत घना जंगल होता था, जिसकी वजह से पूरी जो सनलाइट थी वो भी ग्राउंड तक नहीं पहुंचती थी। अब इतने घने जंगल में वो लोग ट्रीज को कट करते थे एक जगह पर। जैसा कि आप यहाँ पर पिक्चर भी देख सकते हैं, कुछ इस तरह आपको ये समझने के लिए हेल्प हो, कुछ इस तरह से शिफ्टिंग कल्टीवेशन की शुरुआत की जाती थी। तो वो लोग ऐसे घने जंगल में जाते थे, पेड़ों को कट करते थे, वहां पर जितनी भी ग्रास होती थी, जो भी घास होता था, उसको भी रिमूव करते थे। और उसके बाद द ट्रीज एंड द ग्रासेस दैट वर कट डाउन वर बर्nt एंड एशिस वर स्प्रेड ऑन द ग्राउंड सो दैट द सोइल बिकम फर्टाइल बिकॉज ऑफ द पोटाश इन द एशिस। अब ये जो सारे ट्रीज कट करते थे, जो ग्रास वो लोग रिमूव करते थे, उसको वो लोग इकट्ठा करते थे वहीं पर जमीन पर, और उसके बाद उसको वो लोग बर्न करते थे, उसको वो लोग जला देते थे, जैसा कि आप यहाँ पर पिक्चर में भी देख सकते हैं। और जब वहां पर जो सूखे हुए पेड़ होते हैं या जो घास होती है, उसको जला देने के बाद जो राख होती थी वो जो जमीन पे फैल जाती थी। तो उस राख की मदद से, क्योंकि ऐश यानी कि जो राख होती है उसमें पोटाश होता है, जिससे कि जो सोइल होती है, जो जमीन होती है, वो और ज्यादा फर्टाइल होती है, जिससे कि वहां पर जो भी फसल उगाई जाएगी वो और ज्यादा अच्छी होगी। इस तरह से पहले तो पेड़ों को कट किया, वहां पर बिछा दिया, उसके बाद वो जला दिया, जो राख होती थी वो जमीन में मिक्स होती थी, जिसकी वजह से जमीन और ज्यादा फर्टाइल होती थी। और उसके बाद वो लोग वहां पर खेती करते थे। Once the crop was grown, they shifted from there to another place. They were used to cultivate again in the same way. Hence, it was called the shifting agriculture. और एक बार अगर वहां पर फसल अच्छे से ग्रो हो गई, उन्होंने फसल काट ली, फिर वो दूसरी जगह जाएंगे, ऐसी जगह ढूंढेंगे जहां पर काफी सारे ट्रीज हैं, ग्रास हैं, उनको फिर से कट करेंगे, फिर से जमीन पर डालेंगे, जलाएंगे, फिर वो जो एशिश होगी उससे जमीन फर्टाइल होगी, फिर से वहां पर उसी तरीके से खेती करेंगे। तो हर बार ये लोग एक जगह खेती करने के बाद दूसरी जगह जाया करते थे, जिसकी वजह से इसको शिफ्टिंग एग्रीकल्चर के नाम से जाना जाता है। और शुरुआत में भारत में जितने भी आदिवासी थे, वो लोग ज्यादातर कुछ इसी तरीके से शिफ्टिंग एग्रीकल्चर किया करते थे। बिफोर द 19th सेंचुरी many tribal groups began sustainable farming. Thus, they got rights over the land. These tribes included the Santhals and Gonds and Mundas of Chota Nagpur. तो पहले तो काफी सारे ट्राइबल ग्रुप्स जो थे वो लोग शिफ्टिंग एग्रीकल्चर करते थे, लेकिन 19th सेंचुरी आते आते काफी सारे ट्राइबल ग्रुप्स ने, काफी सारे आदिवासियों ने सस्टेनेबल फार्मिंग करना शुरू कर दिया था। यानी कि जो स्थायी खेती होती है, वो लोग एक ही जगह पर खेती करेंगे, वहीं पर दोबारा से खेती करेंगे, वो लोग वहीं बस जाएंगे। और एक ही जगह पर खेती करने की वजह से और वहीं पर रहने की वजह से उन्हें जो लैंड राइट्स थे, जो जमीन का हक था, वो भी उन्हें मिल गया था। तो सस्टेनेबल फार्मिंग की शुरुआत करने वाले कौन कौन सी ट्राइबल कम्युनिटीज थी?
जैसे कि जो संथाल्स थे, उसके अलावा जो गोंड आदिवासी थे, और जो मुंडा, जो कि छोटा नागपुर के आसपास के प्रदेशों में रहा करते थे। तो सस्टेनेबल फार्मिंग वर्तमान समय में भी हम लोग करते हैं, एक ही जगह रहते हैं, एक ही जगह खेती करते हैं, जो कि कुछ इस तरह की होती है, आप यहाँ पर पिक्चर में भी देख सकते हैं। द ईस्ट इंडिया कंपनी feared the progress of the tribes, so it curtailed the authority of the chiefs of the tribal communities. These chiefs had to abide by the rules of the company and other gifts. Thus, their freedom was taken away. The British wanted the tribes to reside at one place and till the land, and thus become a source of income for the company. So they made new laws for the tribal communities. It was collectively opposed by the tribal communities. अब उस समय पर भारत में जितने भी आदिवासी थे, वो लोग अच्छी तरह से फार्मिंग करते थे, कुछ लोग हंटिंग करते थे, कुछ लोग सिल्क वॉर्म्स को ग्रो करते थे। तो उनकी जो इस तरह से प्रोग्रेस हो रही थी, वो जो प्रगति कर रहे थे, विकास कर रहे थे, उससे अंग्रेजों को डर लगने लगा कि अगर ये लोग और ज्यादा ताकतवर हो गए, तो वो लोग आगे चलकर अंग्रेजों के लिए खतरा बन सकते हैं। इसीलिए अंग्रेजों ने क्या किया, जो भी ट्राइबल कम्युनिटीज के चीफ हुआ करते थे, यानी कि हर एक आदिवासी समूह के जो मुखिया हुआ करते थे, उन लोगों की जितनी भी सत्ता थी, उसको उन्होंने कर्टेल करना शुरू कर दिया। यानी कि उनकी जितनी भी सत्ता थी, उस पर उन्होंने रोक लगा दी, उनकी सत्ताओं को मर्यादित कर दिया। इस तरह से वो लोग इन आदिवासी समूहों को भी कंट्रोल करना चाहते थे। अब ये जितने भी आदिवासी समूहों के मुखिया हुआ करते थे, एक तो उन्हें कंपनी के जो भी नियम कानून थे, उनको भी फॉलो करना पड़ता था, और ऊपर से उन्हें कंपनी को काफी सारे ऐसे गिफ्ट्स वगैरह भी देना पड़ते थे, ताकि कंपनी की ओर से उनके समाज पे, उनके समूह पे कोई खतरा ना आए। और इन सब की वजह से उनकी जो फ्रीडम थी, वो एक तरह से छीन ली गई थी। अब अंग्रेज क्या चाहते थे, वे लोग चाहते थे कि ये जितने भी आदिवासी थे, वो लोग एक ही जगह पर रहे, वहीं पर हल चलाए, वहीं पर खेती करे, और बार बार ऐसे शिफ्ट होते हुए वो लोग हर जगह पर, नई नई जगह पर जाकर खेती ना करे, जगह ना बदलते रहे। क्योंकि वो लोग अगर एक ही जगह पर रहेंगे, एक ही जगह खेती करेंगे, तो इस तरह से हो सकता है कि कंपनी उनसे भी टैक्स वसूल सकती है, या जो भी चीजें कंपनी को चाहिए थी, जो भी चीजें वो लोग पाना चाहते थे उस जगह से, वो चीजें वो लोग आसानी से ले सकते हैं इन लोगों के पास से। और इसके लिए उन्होंने ट्राइबल कम्युनिटीज के लिए नए नियम कानून बनाए थे, और इन सारे नियम कानूनों का सारे जो आदिवासी समूह थे, जितने भी ट्राइबल कम्युनिटीज के थे, उन सब लोगों ने साथ मिलकर इसका विरोध किया था। यानी कि ये जो नए नियम कानून थे अंग्रेजों के द्वारा बनाए गए, ये किसी भी आदिवासी जनजाति समुदाय को मंजूर नहीं थे, इसीलिए सबने साथ मिलकर इसका विरोध किया था। अब हमें यहाँ पर कुछ इंफॉर्मेशन दी गई है कोया मूवमेंट के बारे में, क्योंकि अब आपको समझ में आ रहा होगा कि ट्राइबल्स के बीच में और अंग्रेजों के बीच में भी दिक्कतें शुरू हो गई थी, क्योंकि अंग्रेज चाहते थे कि वो लोग जो जितने भी आदिवासी थे, वो अंग्रेजों के नियम कानून के हिसाब से रहे, जबकि आदिवासी तो वहां हमेशा पहले से रहा करते थे। वो लोग अपनी मर्जी के अनुसार स्वतंत्र जीवन बिताया करते थे। अगर अंग्रेज उनकी सत्ता पे रोक लगा रहे हैं, उनके जीवन की स्वतंत्रता पे रोक लगा रहे हैं, तो जाहिर सी बात है काफी सारे विद्रोह होने थे, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। कोया मूवमेंट ड्यूरिंग 1879 to 89, the Koya uprising took place in East Godavari region of present-day Andhra Pradesh. The revolt also affected Korpur and Malkangiri districts of Odisha. तो जैसा कि आप यहाँ पर मैप में देख सकते हैं कि जो आंध्र प्रदेश का कुछ प्रदेश है, उसके अलावा ऊपर में आप देखोगे तो ओडिशा का जो कुछ प्रदेश है, जहां पर कोया पॉपुलेशन उस समय पर रहा करती थी। वर्तमान में जहां पर हम तेलंगाना स्टेट देखते हैं, तो वहां पर कोया ट्राइबल्स के द्वारा एक विद्रोह शुरू किया गया था, और उसकी शुरुआत गोदावरी नदी के आसपास के प्रदेश में हुई थी। और उसका असर इतना ज्यादा था कि जो कि कोरपुर और मलकानगिरी डिस्ट्रिक्ट्स जो कि ओडिशा में है, वहां पर भी उसका असर हमें देखने को मिला था। द लीडर ऑफ द कोया ट्राइब वॉज कोंडाडोरा।
This revolt was a movement of the traditional rights of the Adivasis over the forest. Like the Birsa Munda, the Koyas hailed Konda Dora as the king of the Malkangiri. The movement was shattered because of his death during a clash with people. और ये सारा जो आदिवासी विद्रोह था ये किस वजह से शुरू हुआ था? क्योंकि अंग्रेज जो थे वो जंगल पे अपना कब्जा जमाना चाहते थे। अब आदिवासियों का निवास स्थान आप देखो तो ज्यादातर जंगल के आसपास के प्रदेशों में वो लोग रहते हैं। उनका जीवन काफी जुड़ा हुआ है। जंगल से काफी सारी फ्रूट्स औषधियां वो लोग लेकर आते हैं। और उसके अलावा जो पशुपालन करते हैं तो उसके लिए भी वो लोग जंगल पे निर्भर करते हैं। अब क्योंकि अंग्रेज जंगल पे कब्जा जमाना चाहते थे, आदिवासी उसका विरोध कर रहे थे, जिसकी वजह से यहाँ पर काफी बड़ा एक विद्रोह हमें देखने को मिलता है, जिसे कि हम कोया विद्रोह के नाम से जानते हैं, जो कि कोया मूवमेंट था। और जो कोया आदिवासी थे उनके लीडर हुआ करते थे कुंडा डोरा, जिनका पिक्चर आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो उन्होंने वहां के आदिवासियों को लीड किया था और इस तरह से कोंडा डोरा की लीडरशिप में जो कोया आदिवासी थे उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ बहुत जंग लड़ी थी। और जैसा कि बाद में हम बिरसा मुंडा के बारे में भी पढ़ने वाले हैं, तो जैसे बिरसा मुंडा को एक महान लीडर की तरह देखा जाता है, उसी तरह जो कोया आदिवासी थे उनके लिए कोंडा डोरा जो थे वो मलकानगिरी के राजा के समान थे। वो लोग उन्हें मलकानगिरी का राजा कहा करते थे। तो इस तरह से कोंडा डोरा ने एक बहुत बड़ा मूवमेंट चलाया था। लेकिन एक समय पर आकर क्योंकि उनकी डेथ हो जाती है और उसी के साथ यह जो कोया मूवमेंट था ये भी धीरे धीरे इसका अंत हो जाता है। तो आदिवासियों का जो परंपरागत तरीके से जंगलों पे उनका जो अधिकार है, जो हक है, उसके लिए महान लड़ाइयां लड़ने वालों में से एक हुआ करते थे, जो महान आदिवासी नेता हुआ करते थे, कोंडा डोरा। उसके अलावा हमें यहाँ पर कुछ और आदिवासी रिवोल्ट्स के बारे में भी इंफॉर्मेशन दी गई है कि उस समय पर किन किन जगहों पर हमें आदिवासी विद्रोह देखने को मिले थे अंग्रेज सरकार के खिलाफ में। तो सबसे पहले है 1831 टू 32 में तो कोल आदिवासी रिवोल्ट, जो कि आप यहाँ पर पिक्चर उसका भी देख सकते हैं कि कोल आदिवासियों ने भी अंग्रेजों के खिलाफ एक बहुत बड़ी जंग लड़ी थी। उसके अलावा 1855 में द संथाल रिवोल्ट, जो कि आप इमेज में देख सकते हैं कि संथाल आदिवासियों के द्वारा 1855 में अंग्रेजों के खिलाफ एक बहुत बड़ा विद्रोह लड़ा गया था। 1910 अ रिवोल्ट ब्रोक आउट इन बासिर छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में जो बासिर नाम की जगह है वहां पर 1910 में वहां के आदिवासियों के द्वारा, बासिर के आदिवासियों के द्वारा अंग्रेजों के खिलाफ एक बड़ा मूवमेंट चलाया गया था, एक बड़ा विद्रोह किया गया था। और उसके बाद है 1940, जो कि वारली रिवोल्ट इन महाराष्ट्र में हुआ था। आप यहाँ पर वारली मूवमेंट के समय का पिक्चर्स देख सकते हैं कि 1940 में जब वारली आदिवासी समाज के द्वारा महाराष्ट्र के प्रदेश में अंग्रेजों के खिलाफ एक बहुत बड़ा विद्रोह लड़ा गया था, एक बहुत बड़ी मूवमेंट चलाई गई थी। बिरसा मुंडा। तो अब हम पढ़ते हैं बिरसा मुंडा के बारे में। आदिवासियों के महान जननायक, यहाँ तक कि आदिवासियों के भगवान के रूप में भी इन्हें आज पूरे भारत में जाना जाता है। तो बिरसा मुंडा ने भी अपने जीवन काल के दौरान अपने समाज के लिए, हमारे देश के लिए अंग्रेजों के खिलाफ बहुत समय तक संघर्ष किया था, काफी लड़ाइयां लड़ी थी। तो आज हम यहाँ पर उनके जीवन के बारे में जानेंगे। बिरसा मुंडा वॉज बोर्न ऑन November 15, 1875। तो बिरसा मुंडा का जन्म 15 नवंबर 1875 में हुआ था। हिज फादर्स नेम वॉज सुगना मुंडा एंड मदर्स नेम वॉज कर्मी मुंडाइना। और बिरसा मुंडा के पिताजी का नाम सुगना मुंडा था और उनकी माता जी का नाम कर्मी मुंडाइना हुआ करता था। Birsa's childhood was spent grazing sheep and goats, playing the flute and playing in arena। तो बिरसा मुंडा का जो बचपन था वे काफी समय तक अपने बचपन में शीप और गोट्स, गाय और भेड़ों को चराया करते थे। और उसके अलावा वे फ्लूट भी बजाते थे, यानी कि वे बांसुरी भी बजाते थे। और काफी समय तक वे एरेना में भी प्ले करते थे। एरेना यानी कि जो अखाड़ा होता है, तो अखाड़ा में, एरेना में वो शायद कुश्ती के दाव पेच लड़ा करते हो। ड्यू टू द पॉवर्टी इन द फैमिली,
Birsa Munda spent his childhood constantly migrating with his father. Birsa, however, took education in local missionary schools. तो क्योंकि उस समय पर बिरसा मुंडा के परिवार की आर्थिक परिस्थिति बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी, काफी ज्यादा पॉवर्टी थी और इतनी गरीबी में उन्हें हर समय एक जगह से दूसरी जगह उनके परिवार को ट्रैवल करता रहना पड़ता था। कहीं पर शायद कुछ काम मिल जाए, वे काम किया करते हो। अगर वे फार्मिंग भी करते हो एक समय पर, तो उस समय पर भी शिफ्टिंग एग्रीकल्चर चला करता था। तो कॉन्स्टेंटली उनका जीवन एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट होने में ही काफी सारे साल चले गए थे। हालांकि जब भी वे किसी जगह पर रहे हो, तो जो लोकल मिशनरी स्कूल्स हुआ करते थे, यानी कि जो क्रिश्चियन मिशनरी स्कूल्स हुआ करते हैं, तो उन स्कूल्स में, मिशनरी स्कूल में बचपन में उन्होंने अपना एजुकेशन कंप्लीट किया था। तो लोकल मिशनरी स्कूल से उनकी पढ़ाई हुई थी। He had heard about the struggle between the Munda people and the Dikus, outsiders, in his childhood. He wore Janoi. He also worked with Vaishnav preachers. At a young age, he engaged himself in the work of upliftment of the tribal society. और अपने बचपन से ही उनका जो कुछ इस तरह से जीवन चला करता था कि एक जगह से दूसरी जगह उन्हें माइग्रेट होना पड़ता था। लेकिन उन परिस्थितियों में उन्होंने काफी बार सुना था, जो कि मुंडा जो कि आदिवासी लोग थे और दिकुस जो कि आउटसाइडर्स थे, जो बाहर से लोग आकर आदिवासी एरियाज में बसा करते थे, शायद उनके जो राइट्स थे, उनकी जो लैंड थी, उस पर वो लोग दूसरे लोग हक जमा लेते थे। तो आदिवासियों के बीच में और ये जो दिकुश थे, इनके बीच में काफी सारे संघर्ष चलते रहते थे, काफी सारी लड़ाइयां चलती थी। तो बचपन से ही बिरसा मुंडा ने इनके बारे में काफी ज्यादा सुना था। और बिरसा मुंडा जो थे, वे जनेऊ भी पहनते थे, जनेऊ जो होता है। और उसके अलावा काफी सारे जो वैष्णव प्रीचर्स, यानी कि जो वैष्णव जो संप्रदाय होता है हिंदू धर्म में, उसके जो प्रचारक होते थे, उनके साथ भी उन्होंने काम किया था। और अपनी कम उम्र में ही बिरसा मुंडा को आप यहाँ पर देख सकते हैं, वे काफी ज्यादा यंग हुआ करते थे जब उन्होंने अपने समाज के लिए, आदिवासी समाज के लिए, उनके उद्धार के लिए, उनके विकास के लिए, उनके उत्कर्ष के लिए काम करना शुरू कर दिया था। तो बिरसा मुंडा ने जो आदिवासी समाज के लिए कार्य शुरू किया था, उस मूवमेंट को हम जानते हैं उल गुलान मूवमेंट के नाम से। और आज तक यही टर्म हम यूज करते हैं जब भी आदिवासियों को कुछ प्रदर्शन करना होता है, कुछ मूवमेंट करनी होती है या कुछ रिवोल्ट करना होता है, तो उसे उल गुलान का नाम दिया जाता है। तो अब हम यहाँ पर जानते हैं कि यह जो उल गुलान मूवमेंट थी, ये सबसे पहली बार बिरसा मुंडा के द्वारा किस तरह से चलाई गई थी। द एक्सप्लॉइटेशन ऑफ द ट्राइबल्स बाय द प्रो ब्रिटिश मनी लेंडर्स, जागीरदार्स एंड लैंडलॉर्ड्स रीच टू इट्स एक्सट्रीम। इट हैड अ प्रोफाउंड इफेक्ट ऑन बिरसा मुंडा। बिरसा मुंडा लेड द मास मूवमेंट ऑफ उल गुलान इन 1895। तो काफी सारे जो प्रो ब्रिटिश मनी लेंडर्स थे, मनी लेंडर्स यानी कि जो लोग ब्याज पे लोन दिया करते थे, पैसे उधार दिया करते थे, उसके अलावा जो जागीरदार होते थे और जो लैंडलॉर्ड्स यानी कि जो जमींदार हुआ करते थे, उन सब के द्वारा आदिवासियों के प्रदेश में जिस तरह से आदिवासियों का शोषण किया जा रहा था, ये उस समय पर अपनी चरम पर था। बहुत ज्यादा अत्याचार किया जा रहा था, बहुत ज्यादा शोषण किया जा रहा था ट्राइबल्स का, इन जमींदारों के द्वारा, जागीरदारों के द्वारा और मनी लेंडर्स के द्वारा। और यह सब देखकर इसका बहुत ज्यादा असर पड़ा था बिरसा मुंडा पे। उन्होंने अपने यंग एज में ही ये सब देखा था। ये सब देखकर उन्हें बुरा लगता था। उन्हें अपने समाज के हितों की रक्षा के लिए कुछ करना था, जिसकी वजह से 1895 में जब बिरसा मुंडा सिर्फ 20 साल की युवावस्था में हुआ करते थे, तभी उन्होंने एक मास मूवमेंट चलाया था, एक बहुत बड़ा आंदोलन चलाया था, जिसे कि हम उल गुलान के नाम से जानते हैं। The movement had an impact on about 400 square miles in the छोटा नागपुर region of South Bihar। और उन्होंने जो इतना बड़ा मूवमेंट चलाया था,
वो करीबन 400 स्क्वायर माइल्स के एरिया में फैला हुआ था। छोटा नागपुर और साउथ बिहार के आसपास पे बहुत बड़े प्रदेश में एक 20 साल के युवा आदिवासी नेता के द्वारा ये आह्वान किया गया था और उनकी बातें चारों ओर फैल गई थी। उस समय पर ना तो सोशल मीडिया का जमाना था, ना ही न्यूज़पेपर्स हुआ करते थे। ऐसे जमाने में बिरसा मुंडा की जो बातें थी वो लोगों को बहुत ज्यादा अफेक्ट करती थी, वो बहुत ज्यादा लोगों पे प्रभाव डालते थे। जैसा कि आप यहाँ पर पिक्चर में भी देख सकते हैं, बहुत ही प्रभावशाली तरीके से वे लोगों पे भाषण देते थे और लोग उनकी बातों से काफी ज्यादा प्रभावित होते थे और वे काफी ज्यादा इंस्पायर्ड होते थे। द मुंडास claimed that छोटा नागपुर belonged to them. The company had taken away their traditional rights and made them forced laborers. और यह जो पूरा उल गुलान मूवमेंट था, तो मुंडा आदिवासियों के द्वारा ये कहा जाता था कि छोटा नागपुर का पूरा आसपास का जो प्रदेश था ये आदिवासियों का प्रदेश है। जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है उन्होंने गलत तरीकों से इस प्रदेश पे कब्जा जमाया है, जहां पर पहले से आदिवासी कई सदियों से रहा करते थे। और इस तरह से ब्रिटिशर्स ने वहां पर कब्जा जमाकर जो आदिवासियों के ट्रेडिशनल राइट हुआ करते थे, उनके जो परंपरागत हक थे, जो जंगल से उनका जुड़ाव था, किस तरह से उनकी लाइफ जंगल और उसकी जो काफी सारे जो प्रोडक्ट्स होते हैं उनके साथ जुड़ी हुई थी, उन सब पर अंग्रेजों ने रोक लगा दी थी और उनके हकों को छीन लिया था। और वहां के आदिवासियों को उन्होंने फोर्स्ड लेबरर्स यानी कि मजदूर बना दिया था। और ऐसी परिस्थिति में आदिवासियों को जागरूक करने के लिए, उन्हें इकट्ठा करने के लिए बिरसा मुंडा ने ये उल गुलान मूवमेंट चलाया था। इन द मास मूवमेंट बिरसा मुंडा कॉल्ड ऑन द ट्राइब्स टू स्टॉप ड्रिंकिंग अल्कोहल एंड कीप द हाउस एंड विलेज क्लीन एंड नॉट टू बिलीव इन विच क्राफ्ट। और यह जो पूरा उल गुलान मूवमेंट था, उस दौरान बिरसा मुंडा ने लोगों से अपील की। उन्होंने अपने समाज के जो आदिवासी समाज के लोग थे उनको इंस्पायर किया। उन्होंने लोगों से अपील की कि वो लोग अल्कोहल ड्रिंक करना बंद कर दे। जो शराब होती है वो लोगों को नहीं पीनी चाहिए। उसके अलावा सिर्फ शराब ही नहीं, और तरह के जो एडिक्शंस होते हैं, जो व्यसन होते हैं, उनसे लोगों को दूर रहना चाहिए। यह बात बिरसा मुंडा के द्वारा लोगों को कही जाती थी। उसके अलावा वे लोग अपना घर और अपना जो गांव है उसको स्वच्छ रखें। और कोई भी लोग नॉट टू बिलीव इन विच क्राफ्ट यानी कि जो जादू टोना होता है, उन सब में कहीं पर भी आदिवासियों को इन अंधश्रद्धाओं में नहीं मानना चाहिए, अंधश्रद्धाओं में नहीं पड़ना चाहिए। ये उस समय पर भी बिरसा मुंडा के द्वारा अपील की गई थी। लोगों को उनके द्वारा आह्वान किया गया था कि वे लोग स्वच्छ रहें, व्यसन से दूर रहें और किसी भी अंधश्रद्धा में न माने। He urged the Mundas to live according to their glorious past and stay at one place and do cultivation। और उन्होंने जो मुंडा जनजाति के लोग थे उन्हें आह्वान किया कि वो लोग अपने भव्य इतिहास को याद करें, अपने भव्य इतिहास के अनुसार जिएं। किस तरह से उन लोगों ने हमेशा से एक स्वतंत्र जीवन जिया है और उनका जो गौरवशाली इतिहास रहा है, तो वे लोग उस तरह से जिए। और उसके अलावा वे लोग एक ही जगह पर रहें और वहीं पर रहकर वे लोग खेती करें, यानी कि इस तरह से वे लोग एक स्थायी जीवन जी सकते हैं। Every word of Birsa Munda was very well followed by the Munda community. The British were afraid of the Birsa movement. The tribes wanted to establish Munda Raj under the leadership of Birsa Munda. When the agitation spread, the British falsely accused Birsa Munda of obstructing the administration and arrested him in 1895। और बिरसा मुंडा के द्वारा कहा जाने वाला हर एक शब्द पूरे आदिवासी समाज के द्वारा पूरी तरीके से फॉलो किया जाता था कि उनके नेता ने जो भी आह्वान किया हो वो पूरी तरीके से उसका पालन करते थे। और यह सब देखकर जो ब्रिटिशर्स थे वे लोग भी डरने लग गए थे। उनको बिरसा मुंडा की जो उल गुलान मूवमेंट थी उससे डर लगने लगा। अंग्रेजों को बिरसा मुंडा से डर लगने लगा था, क्योंकि जो ट्राइबल्स थे, वहां के जो आदिवासी थे,
वो लोग बिरसा मुंडा की लीडरशिप में वहां पर मुंडा राज स्थापित करना चाहते थे। वो लोग चाहते थे कि बिरसा मुंडा उनके लीडर बने, उनके राजा बने, वे उन पे शासन करें, ना कि वे लोग अंग्रेजों के शासन में रहे। और जब इस तरह से उल गुलान मूवमेंट बहुत ज्यादा प्रदेशों में बहुत ज्यादा तेजी से फैल रहा था, उस समय पर उस मूवमेंट के डर से, उल गुलान मूवमेंट के डर से अंग्रेजों ने बिरसा मुंडा पे झूठे आरोप लगाए। और झूठे आरोप लगाकर उन्होंने ये कहा कि वे जो गवर्नमेंट का एडमिनिस्ट्रेशन है, उनके कार्य में बाधा डालते हैं, गवर्नमेंट को वो सही तरीके से फ्रीली काम नहीं करने दे रहे हैं। इस तरह के झूठे आरोप लगाकर बिरसा मुंडा को उन्होंने 1895 में अरेस्ट कर लिया था। आप यहाँ पर उस समय पर बिरसा मुंडा जो कि आदिवासियों के महान नेता हैं, उनकी रियल पिक्चर भी देख सकते हैं। जब 1895 में उन्हें अरेस्ट कर कर रांची जेल में स्टे के लिए ले जाया गया था। 2 years later, Birsa Munda was released from prison in 1897 and rejoined the public awareness movement। और 2 साल बाद उन्हें रिलीज कर दिया जाता है जेल से 1897 में, 1897 में। और उसके बाद फिर से उन्होंने लोगों को जागृत करने का, लोगों को अवेयर करने की जो अपनी मूवमेंट थी, वो फिर से उन्होंने कंटिन्यू की थी। He strengthened the white-flagged Birsa Raj and movement against Dikus and the Europeans. Birsa Munda died in 1900. The Birsa Munda movement slowed down and the British found a favorable time to expand their empire. तो बिरसा मुंडा ने जब जेल से वापस आने के बाद फिर से लोगों को अवेयर करने का अपना कार्य जारी रखा, उस समय पर उन्होंने उनका जो प्रभाव था, उनका जो राज उस एरिया में चल रहा था, जो व्हाइट फ्लैग्ड बिरसा राज लोग एस्टैब्लिश करना चाहते थे, उसको उन्होंने बहुत ज्यादा स्ट्रेंथन किया, लोगों को इकट्ठा किया और साथ मिलकर उन्होंने गवर्नमेंट के खिलाफ विद्रोह लड़े। और उनकी जो ये सारी मूवमेंट थी, जो उनकी लड़ाई थी, जो कि दिकुस यानी कि जो आउटसाइडर्स थे, जो कि ट्राइबल एरियाज में रहा करते थे, और उसके अलावा जो यूरोपियंस थे यानी कि जो अंग्रेज थे, तो उनके खिलाफ उन्होंने अपनी लड़ाइयों को और ज्यादा तेज गति से आगे बढ़ाया। लेकिन उसके कुछ ही समय बाद 1900 में बिरसा मुंडा की डेथ हो जाती है। कहा जाता है कि जब 1895 में उन्हें जेल में ले जाया गया था और 1897 में जब उन्हें रिलीज किया गया था, उसी समय के दौरान उन्हें स्लो पॉइजन दिया गया था ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा, जिसकी वजह से उन्हें काफी सारे हेल्थ प्रॉब्लम्स हो गए थे। उनकी तबीयत भी सही नहीं रहती थी, बॉडी काफी ज्यादा कमजोर हो गई थी, जिसकी वजह से एक समय पर तबीयत और ज्यादा खराब होने की वजह से 1900 में बिरसा मुंडा जी की डेथ हो जाती है। और उनकी डेथ के बाद जो उल गुलान मूवमेंट था, वो भी स्लो डाउन हो जाता है, वो भी धीमा पड़ जाता है, मंद हो जाता है। और जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, उन्हें एक अच्छा मौका मिल जाता है अपना साम्राज्य जो था, वो छोटा नागपुर और उसके आसपास के कई सारे प्रदेशों में और ज्यादा विस्तार करने के लिए। हमें यहाँ पर बिरसा मुंडा मूवमेंट के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन दी गई है। द बिरसा मुंडा मूवमेंट was to achieve some ideals. He wanted to liberate the people of the community from the exploiters inside and in Europe. He wanted to make the Mundas invincible against tyranny. There was active participation of women in this movement. Although there was some violence on some occasions, the movement had a low level of hatred and high level of development. बिरसा मुंडा ने यह जो सारा मूवमेंट चलाया था, वो कुछ आइडियल्स को, कुछ आदर्शों को पाने के लिए चलाया था। वे चाहते थे कि वे अपने समाज को, आदिवासियों को, जो देश के अंदर के कुछ लोग थे जो कि उनका शोषण करते थे, उसके अलावा यूरोपियंस जो कि देश के बाहर के लोग थे, वो भी जो कि यहाँ पर आदिवासियों का शोषण करते थे, तो इन दोनों तरीके के लोगों के शोषण से वो उनके मुक्त कराना चाहते थे। और उसके अलावा जो मुंडा समाज के लोग थे, वे उन्हें कभी न हारने वाले एक मजबूत योद्धा की तरह तैयार करना चाहते थे, जितने भी शोषणखोर लोग थे उनके खिलाफ। और इन्होंने ये जो सारा मूवमेंट चलाया था, उसमें कई सारी स्त्रियों ने भी बहुत एक्टिवली पार्टिसिपेट किया था।
उस समय पर हमें काफी ज्यादा एक्टिव वीमेन पार्टिसिपेशन देखने को मिलता है, जो कि एक बहुत अच्छी बात थी। और कुछ इंसिडेंट्स ऐसे हुए इस मूवमेंट के दौरान कि जहां पर हिंसा भी हुई थी, लेकिन ज्यादातर जो समय था उनका मोटिव यही था, उनका आदर्श यही था कि इनके उल गुलान मूवमेंट में हेट्रेड, नफरत कम से कम रहे, और जो लोगों का डेवलपमेंट है, लोगों का जो विकास है, वो ज्यादा से ज्यादा हो। तो बिरसा मुंडा भारत के महान स्वातंत्र्य वीरों में से एक है, और भारत के आदिवासी समाज में तो इनकी इम्पोर्टेंस बहुत ही ज्यादा है। बिरसा मुंडा का जीवन सिर्फ 25 सालों का रहा, लेकिन इन 25 सालों में उन्होंने जो अपने समाज के लिए काम किया, अपने देश के लिए जो बलिदान दिया, उसके लिए उनकी महानता को, उनकी वीरता को आज भी नमन किया जाता है। अपने सिर्फ 25 वर्षों के जीवन में इन्होंने इतने लोगों को प्रभावित किया, इतने सारे लोगों को प्रेरणा दी कि आज ये भारत के आदिवासी समाज में भगवान की तरह पूजे जाते हैं। इन्हें धरती आबा, यानी कि धरती के पिता के रूप में सम्मानित किया जाता है। और आज के समय भी हम देखें तो इनकी इम्पोर्टेंस ये है कि वर्तमान जो झारखंड राज्य है, वहाँ का रांची एयरपोर्ट आप देखो तो वो भी इनके नाम से हमें देखने को मिलेगा, जो कि है बिरसा मुंडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। उसके अलावा भारत के पार्लियामेंट में भी आप देखो तो ये इकलौते भारत के आदिवासी नेता हैं कि जिनकी तस्वीर आपको वहां पर देखने को मिलेगी इंडियन पार्लियामेंट में। और उसके अलावा झारखंड स्टेट, जो कि एक समय पर बिहार राज्य का हिस्सा हुआ करता था, उन्होंने भी अपना जो राज्य दिवस है, जब नए राज्य की स्थापना हुई थी, वो दिन उन्होंने बिरसा मुंडा जी की जो जन्म जयंती है 15 नवंबर, वही दिन को उन्होंने पसंद किया था। तो आज भी झारखंड का जो राज्य दिवस है वो 15 नवंबर, यानी कि बिरसा मुंडा जी की जो जन्म जयंती है, उसी दिन मनाया जाता है। तो यहाँ पर हमारा क्लास 8 सोशल साइंस यूनिट 2 ब्रिटिश रूल इन इंडिया फ्रॉम 1757 टू 1857, यह चैप्टर हमारा यहाँ पर ओवर होता है। आई होप आपको यह पूरा चैप्टर अच्छी तरह से समझ आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।